अविनाश गोरखकर जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वीएलए अंबाला मैम जुड़ी हुई हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। और कल बाजार बंद था और कल हम अपना विशेष कार्यक्रम लेकर के आए थे और 24,200 का मैम आपने बोला था, 24,200 क्रॉस किया, ना सिर्फ 280 का हाई लगाया। आपके पास आऊँगा, एक फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं पहले अविनाश सर से और उसके बाद से आज के लेवल्स को समझेंगे आपसे। अविनाश सर कैसे देख रहे हैं और क्या ये मान लें कि बुरा वक्त गुजर गया है या छोटी छोटी गिरावटें तो आती रहेंगी, वो तो आती भी रहती है, लेकिन अब ये बोल सकते हैं क्या कि बॉटम बन चुका है? जिस तरीके से जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, ईरान के साथ दोबारा बातचीत होगी 2-3 दिन के अंदर, ये बात कही गई है। प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत हुई, फ़ोन पे करीब 40 मिनट तक पीएम की तरफ से ट्वीट किया गया। इसके अलावा लेबनान के साथ भी शायद इजराइल बात कर सकता है। तो ये अभी सब जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्या वर्स्ट इज ओवर बोल सकते हैं, क्या बॉटम बन गया बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, वर्स्ट ओवर हो गया कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रम्प साहब का मूड कब बदलता है, कब वो वापस डिस्कशन के लिए बुलाते हैं, ये मार्केट मेरे ख्याल से दिन पे दिन जैसे जैसे न्यूज आएगा वैसे रिएक्ट करेगा। अभी कल मोदी जी के साथ इनकी 40 मिनट की मीटिंग हो गई तो मार्केट को काफी अच्छा लगा कि इंडिया के साथ उनकी रिलेशनशिप और अच्छे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि देखिए, अभी वॉर तो इमिडिएटली होने की संभावना थोड़ी कम लगती है, लेकिन मार्केट को अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। देखिए, अभी जो ऑलरेडी बातचीत हो गई पाकिस्तान में, उसमें कुछ निकला नहीं। अभी वापस 2 दिन की बैठक ट्रम्प साहब ने सजेस्ट की है पाकिस्तान में, तो मार्केट इंतजार करेगा और मेरे ख्याल से प्योरली नतीजों के ऊपर और जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है उसी के ऊपर फोकस करेगा। मेरे ख्याल से जो नंबर्स अभी तक आए हैं विपुल, वो एक अच्छी बात है कि Q4 बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत हो चुका है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने जो नतीजे दिखाए वो उम्मीद से बेहतर है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही रहेगा। मेरे ख्याल से इंडेक्स में तो डेफिनेटली ये वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कोई अच्छी या बुरी खबर आती है तो इंडेक्स डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। पर लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। वहीं पे ऐसे मार्केट में आपको ऐसा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बिल्कुल सर, और स्टॉक स्पेसिफिक जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल भी रहा है, लेकिन सिर्फ ब्रेकिंग और आपकी इस टिप्पणी के साथ 2200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी मेहमानों का और सभी हमारे दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जोड़ने की कोशिश कीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, ट्विटर, फेसबुक, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश से करें हमारे लिंक को। अंशुल सर भी जुड़ चुके हैं और अंशुल सर बहुत बहुत स्वागत। ये आपका हरा शर्ट जो है ना वो बिल्कुल बाजार को रिफ्लेक्ट कर रही है। अंबाला मैम, क्या ऊपर से बाजार में गिरावट आने की संभावनाएं हैं क्या? तो क्या टिप्पणी रहेगी आपकी तरफ से? आपका मार्केट पे व्यू क्या है? थैंक यू सो मच विपुल जी। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल आवर को पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स ऑफ कोर्स। और मार्केट जैसी कल का सेशन हॉलीडे का था, बट फिर भी जो डिस्कशन किए आपने वो स्पेशल एफर्ट लिए कि मार्केट की प्लानिंग कैसे करें, एंड इट्स ओपन इन द सेम काइंड ऑफ रेंज। तो 24,200 के आसपास खुलेगा, 24,160 की रेंज के पास में निफ्टी आज ओपन हुआ और अभी तक 24,250 का हाई बन चुका है। कंक्लूडिंग कि क्या नेगेटिव क्लोजिंग हो जाएगी? आई एम नॉट एबल टू सी एनी रेड इन द मार्केट टुडे। आज का क्लोजिंग आप बैंक निफ्टी को लीजिए, निफ्टी को लीजिए, पॉजिटिव क्लोजिंग की ही एक्सपेक्टेशन मेरी है। मोस्ट लाइकली एक समय ऐसा आ जाएगा दिन का जहां पर 24,400 भी हम एक बार टच करने की कोशिश करेंगे इंट्राडे के तौर पर। क्लोजिंग वहां पर होगी, दैट आई कांट से, लेकिन 24,400 की तरफ इंट्राडे में एक बार निफ्टी आपका जा रहा है, उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है, देखिए मैंने कल 3 ट्रिगर पॉइंट्स दिए थे, उसके रेफरेंस से ये एनालिसिस की थी कि कहां पर हम लोग ओपन होंगे और क्या मोस्ट लाइकली है। मैंने बात की थी कि या तो हम 700 पॉइंट गैप डाउन होंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन हम गैप अप हो सकते हैं 24,200 के आसपास, एंड दैट हैपेंड। अब उसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या आते हैं वो फ्यूचर में भी आपके काम आएंगे। इंडिया विक्स लोअर हुआ, करेंसी थोड़ा स्मूथ हुआ था अगेंस्ट यूएसडी थोड़ा सा, एंड दूसरा चीज क्रूड में नरमी थी। एक और डेटा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट के तौर पर आया, बॉन्ड यील्ड घटे थे। तो ये सारी चीजें जो है दिखाती हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में एक रिलीफ है। और आज जब ये दोबारा बात मैं बोल रही हूँ, आई रिमेम्बर 22,850 पर बोला था कि आप 22,700 650 का स्टॉप लॉस लगाओ और वहां से लॉन्ग व्यू ट्रेड करिए, शॉर्ट करने की फिलहाल कोशिश मत करिए। और ये बात आपके 5 से 6-7 अप्रैल की है। आज से अभी तक हम लोग ऑलरेडी 6 से 5% ऊपर आ चुके हैं, सो विद बैंक निफ्टी। तो अभी तक का व्यू पॉजिटिव है। एंड एक पॉइंट पे मैं अंडरस्कोर कर रही हूँ, उसके बाद कंक्लूड कर देती हूँ। मार्केट इज नॉट लुकिंग व्हाट वर्स इज कमिंग अहेड, मार्केट इज ट्राइंग टू सी द रे ऑफ होप कि कहां से हमको और अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती है, क्या पॉजिटिव है। और वो पॉजिटिव ट्रिगर सबसे बड़ा तो यही है
कि ये वॉर इमीडिएटली न्यूक्लियर में कन्वर्ट नहीं हुई। दैट्स द बिगेस्ट रिलीफ फॉर मार्केट। बाकी धीरे धीरे जब भी कोई बड़ी वॉर होती है तो धीरे धीरे नेगोशिएशन होते हैं, यही पैटर्न है। वही मार्केट समझ रही है कि कुछ खराब नहीं हो रहा है बड़ा, इट्स गोना बी लाइक लिंगर ऑन। तो आप अपने व्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिफोर आई ट्रांसफर IRB देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट बन सकता है। IRB ट्रेडिंग एट 21.80, पिछले सेशन में भी 21 रुपए के आसपास 21-22 के आसपास बोला था खरीदिए, अभी भी उसी रेंज में है। इट्स अ बाय। 21 से 22 रुपए की रेंज में जब आप इसको खरीद रहे हैं IRB को, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे। एक मिनट, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे अभी के लिए 22 रुपए, सॉरी 19 रुपए 50 पैसे का IRB में। और टारगेट की जो एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पर कम से कम होनी चाहिए वो नॉट बिलो 23.5 एंड 25, ये दो मिनिमम टारगेट है। इसके लिए स्विंग ट्रेड 10 दिन का प्लान कर सकते हैं। चलिए, तो IRB इंफ्रा स्क्रीन पर लेकर के आ गए हम, और यहाँ पर 2182 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2% की तेजी, 1950 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। 19.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए। 23.50 और 25 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी 21 रुपए 82 पैसे पर ट्रेड करता हुआ 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अम्बाला जी का मानना है ये तेजी और बढ़ेगी, और पहला टारगेट 23 रुपए और दूसरा टारगेट 25 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से 2-3 रुपए के ऊपर के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह। IRB इंफ्रा 2% की मजबूती, नजरें बना करके चलेंगे। यहां पर जैसे ही कोई तेज मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ होगा, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। यहाँ हमारे एक्सपर्ट अगर यहां पर टारगेट और स्टॉप लॉस में कोई परिवर्तन करना चाहे तो भी इसको हम आपकी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखते हुए जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। अब 21 से 91 का भाव देखने को मिल रहा है, 2.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम अच्छा बन रहा है। 23 पहला, 25 दूसरा, दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। 22 के आसपास पहुंचता हुआ 3.25% से ज्यादा की मजबूती IRB इंफ्रा के शेयर पे देखने को मिल रही है। तो शानदार मोमेंटम शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर ट्रेड्स के आने की। 2196 का स्तर देखने को मिल रहा है। चलिए अब जरा इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस तो हो चुके हैं अंशुल सर का, और थोड़ी देर में हमारे साथ इस मार्केट DGB भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अंशुल सर, आप कैसे देख रहे हैं बाजार की इस रैली को, और यहाँ पर क्या थोड़ा कॉशियस होने की आवश्यकता है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी? आपके व्यू पॉइंट क्या है? इंट्राडे के हाई के आसपास फिर नजदीक पहुंचता हुआ निफ्टी 400 से अंकों से ज्यादा की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। 24,244 का स्तर। सर नमस्कार, बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। सर देखिए, आपको पता ही है मैं परमानेंट बुल आदमी हूँ, और मैं हमेशा हर अपॉर्चुनिटी पे लॉन्ग ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लास्ट आपको याद होगा मंडे को जब हम गैप डाउन खुले थे 20 डे मूविंग एवरेज पे, हमने डिस्कस किया था कि वीकली स्विंग हाई या डेली चार्ट पे जो 10 मार्च का स्विंग हाई है 24,303, ये लेवल हम टेस्ट करते हुए दिखेंगे। 24,280 का हाई बन गया है, तो ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, बट उस प्रॉफिट बुकिंग में हम किसी भी तरह का शॉर्ट नहीं खोजेंगे, हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। 75 मिनट के चार्ट पे जैसे ही एविडेंस मिलना स्टार्ट होगा, तो एक 75 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद अगर गैप फिल होता है तो वापस से हम लॉन्ग करेंगे। बैंक निफ्टी अगर डिप मिलती है 56,000 तक तो भी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि 57,097 ये टारगेट था हमारा 10 मार्च का स्विंग हाई, जो अभी नहीं टेस्ट हुआ है। 56,786 का हाई बना है। कहीं भी डिप मिलती है तो हम अपॉर्चुनिटी खोजेंगे वापस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। 57,097 का टारगेट दिख रहा है। हम पहले मान के चल रहे थे कि बैंक निफ्टी का टारगेट होगा और उसकी वजह से निफ्टी का टारगेट होगा, बट समहाउ पहले निफ्टी का टारगेट कंप्लीट हो गया। तो नंदलेस दोनों में से आपने जो भी लिया है, दोनों में प्रॉफिट बन रहा है। निफ्टी का टारगेट हो गया, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा पुल बैक प्रॉफिट बुकिंग के बाद हो जाएगा, तो कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। और फ्राइडे के मंडे के सेशन में सर हमने MCX डिस्कस किया था, टारगेट हो गया है। MCX पे सर क्या मतलब सही टाइम पे वो डिस्कशन हुआ। और दूसरा इंट्रा शो में ही CPL का टारगेट हो गया था सर, और जायसवाल निको इसमें आज 9170 कुछ का हाई लगा है, इसका भी टारगेट 85 रुपीज से 9150 तक कंप्लीट हो गया एक ही सेशन में। तो इन तीनों में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और सर एक अगर इजाजत हो तो सूरज को दिया दिखाना चाहेंगे। अविनाश जी के होते हुए एक फंडामेंटल पिक हमारी टीम ने निकाली है। अगर सूरज को दिया दिखाने की इजाजत हो तो हम डिस्कस ये तो इसका इजाजत तो सूरज ही दे सकते हैं। हम तो मतलब दिया भी नहीं, हम तो अगरबत्ती हैं, तो हमारा तो क्या ही मतलब, मैं क्या उस पर वो करूंगा। अविनाश सर, अगरबत्ती कुर्ता जला देती है सर अक्सर। जी सर, बताइए सर। अंशुल सर, सर एक BSE कंपनी है मैनग्रो लिमिटेड,
मैनग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस पे हमारी फंडामेंटल टीम, आज तो आपको मिलेगा नहीं, 5% सर्किट है, बट कंपनी ने 2 कंपनी एक्वायर की है। केडी इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% का एक्विजिशन किया है और एक ग्रीन एएसी ब्लॉक कंपनी में भी मेजॉरिटी स्टेक लिया है। तो जो मल्टी सेक्टर अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। मैन रोलर क्या क्या इस पे नाम बताइए जरा। मैनब्रो, MANBRO, अच्छा मैनब्रो, ओके ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। केडी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ए ब्लॉक कंपनी को टेक ओवर किया है। तो फोकस अब स्टील फैब्रिकेशन, सोलर स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन पावर, अर्बन इंफ्रा, इस टाइप की चीजों पे आ रहा है और स्केलेबिलिटी बहुत हाई दिख रही है। 25,000 मीट्रिक टन का एक फैब्रिकेशन प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं ये। तो मतलब एक सिंपल वर्ड में कहें तो कंपनी डाइवर्सिफाई करके एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है और बड़ी स्टोरी हो सकती है। जैसे सुजलॉन टर्न अराउंड स्टोरी थी 5 रुपए से 80 रुपए तक की, ये भी अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एक ही रिस्क रहेगी एग्जीक्यूशन का, अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपर कर लेते हैं 80-82 रुपए के आसपास चल रहा है स्टॉक में, बहुत आराम से 130-140 तक की अपसाइड मिल सकती है। इस स्टॉक को थोड़ा सा 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के प्रोस्पेक्टिव से अगर लेके रखते हैं तो एक बड़े रिटर्न मिल सकते हैं। इस स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए फंडामेंटली। जी चलिए, ये बात यहाँ पर जो है, चलिए एक एक करके जो है इन तमाम शेयरों पे बातचीत चल रही है और शानदार जो है टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं। मैनब्रो पे रखिए नज़र। आज हालांकि अभी फिलहाल के लिए अपर सर्किट लगा हुआ है, तो जब भी सर्किट खुलेगा फंडामेंटल कॉल है, तो यहाँ पर आप अपनी निगाहें रखिए। 130-140 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? स्टॉप लॉस से लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन 70 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लीजिए। रिस्क मैनेज करने के लिए 130 रुपए के आसपास हम वापस से रिव्यू करेंगे। 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छे आते हैं तो टारगेट और बढ़ाएंगे। जी ये बात यहाँ पर 70 का स्टॉप लॉस, 130-140 तक के टारगेट जो है निकल करके आते हुए ये यहाँ पर मैनब्रो इंडस्ट्रीज पे। तो एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल, 2 कॉल आ गई है यहाँ पर। आईआरबी इंफ्रा पे एक बार नजर और डाल लेते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और आईआरबी इंफ्रा का शेयर अब जो है करीब करीब जो है 2.5-3% ऊपर 2194, 2195 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 23 रुपये, 25 रुपये 2 टारगेट, 19.50 का स्टॉप लॉस। एक फंडामेंटल कॉल दी गई है मैनब्रो जिस पर कि आपको रखनी चाहिए नज़र। और यहाँ पर भी जो है 130-140 तक के टारगेट मीडियम टर्म में निकल करके आ सकते हैं। 70 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है। अभी फिलहाल के लिए अपर सर्किट इसमें लगा हुआ है। चलिए ये बात यहाँ पर हो गई। जरा जैसे ही थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हमारे साथ तिस्मा के डीजी जुड़ने वाले हैं, उस जैसे वो आएंगे थोड़ा सा शुगर स्टॉक्स पे भी बातचीत करेंगे। काफ़ी सारे लोगों की टिप्पणियां हैं, कुछ एक टिप्पणियां सर के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सर अभी अविनाश सर ये बताइए कि फोकस कहाँ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे शेयरों में मिड कैप स्मॉल कैप में एक मोमेंटम, एक रैली देखने को मिल रही है। कैसे प्ले करें इसको, खासतौर से वो लोग जिनका नज़रिया मिड टर्म का है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, आप क्या सजेस्ट करेंगे, किन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए इस रैली में? नहीं, मेरे ख्याल से देखो विपुल, जो कोर सेक्टर है जैसे कि ऑटो सेक्टर है, पावर है, कैपिटल गुड्स है, उसके बाद हॉस्पिटल सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नतीजे इन सेक्टर से काफी अच्छे आएंगे और मुझे लगता है कि कमेंट्री भी इन कंपनीज की काफी अच्छी आनी चाहिए। पावर स्पेस की बात करें तो पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर फाइनेंसिंग, ये सारे सेक्टर्स हमको अच्छे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले 12 से 15 महीने की अगर आउटलुक कोई लेता है तो इसमें डेफिनेटली बाजार में कोई गिरावट अगर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो खरीदने के मौके आपको इन सेक्टर्स में जरूर देखना चाहिए। जी चलिए, तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर नज़रें रखनी चाहिए। मैम 1-2 शेयर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें आपने कहा कि जिसमें आप अपडेट देना चाहती हैं। कुछ एक शेयर ऐसे हैं जो कि अभी चर्चा में होंगे तो उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे 2 टारगेट के बारे में। एक जो कल आपने डिस्कस किया था हिंदुस्तान कंपोजिट को लेकर के, राजेश एक्सपोर्ट पे आपकी राय क्या गई, और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, तीनों में आप अपडेट दे दीजिए फटाफट मैम। ओके, हिंदुस्तान कंपोजिट मिला होगा अगर आपको तो, क्योंकि 5% गैप अप था, उसके बाद 20% तक का सर्किट लगा उसको। तो अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो बहुत बढ़िया, 490 का टारगेट आया है। बट अगर आपको दोबारा खरीदना है तो 470 के आसपास, 480-83 पर चल रहा है अभी, थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो 470 के आसपास आप दोबारा सोच सकते हैं उसके बारे में। मेरी नजर में
अच्छा मूवमेंट इसमें अभी भी बाकी है। तो इट्स लाइक दिस जी। कि अगर आपके पास थोड़ा सा रिस्क लेने की, क्योंकि ये बात इसलिए एक्सप्लेन करनी पड़ रही है क्योंकि कल से अब तक 20% हो चुका है ये। तो एनीवेज अगर वो मिस हुआ है, जी। अगर आप नहीं ले पाए 450 के आसपास, तो 470 के पास लेकर 490, 530, 590 इस तरह के टारगेट का ग्रेजुअली आप टारगेट देख सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है, एज ऑफ नाउ आपका जी। स्टॉप लॉस अभी रहेगा 435 का, और जैसे ही आपका 490 आ जाए आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लीजिएगा। ठीक। दूसरा स्टॉक है मैम SBI एक मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा। एक जो है यहाँ पर खबर पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं और इस सेगमेंट को यहीं से शुरू करते हैं और इसको हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी अपलोड कर सकें वो अपलोड कर लेंगे अपने दर्शकों के लिए अलग से भी। सरकार की तरफ से पहले जरा शुगर स्टॉक्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। शुगर स्टॉक्स में बीते एक महीने में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। प्राज इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, बीते एक महीने में करीब करीब यहाँ पर 16-17% की रैली देखने को मिली है। आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बलरामपुर चीनी में 2% के आसपास की मजबूती इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मोमेंटम रहा है लेकिन आज अच्छी रिकवरी है। बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो आज 3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में 20% की रैली यहाँ पर भी देखने को मिली है। रेणुका शुगर 0.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है और एक महीने में यहाँ पर 17-18% की तेजी देखने को मिली है। 10 से लेकर 20% तक की रैली बीते एक महीने में देखने को मिली है। खासतौर से जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस निकल करके आई उसके बाद सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सरकार ने पेट्रोल में ब्लेंडिंग लिमिट को बढ़ा करके 21% करने के संकेत दिए हैं। अभी तक जो है ब्लेंडिंग की लिमिट 20% तक भी ही जो है वो सीमित है। आपको बता दें कि भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है और वेस्ट एशिया जो संकट है उसकी वजह से अब ब्लेंडिंग लिमिट बढ़ाने की बात हो रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश में कच्चे तेल की ज़्यादा जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी ज़रूरत जो है वो घटती हुई दिखाई दी है पहले भी और आगे भी घटती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन हमारे साथ इस विषय पर डिटेल में बातचीत करने के लिए दीपक बल्लानी सर जुड़ चुके हैं, डीजी हैं इस्मा के। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत और फर्स्ट टाइम आप हमारे इस मंच पर आए हैं तो इसके लिए विशेष रूप से बहुत स्वागत। सर पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग में 1% की जो बढ़त की बात का प्रस्ताव या बातचीत जो चल रही है ये इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी राहत है, इसका किस तरीके का असर शुगर कंपनियों पे आप देख रहे हैं? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने सही बोला। जो एक इंडस्ट्री लगभग 2 महीने पहले तक काफी स्ट्रगल कर रही थी और हम सरकार को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इथेनॉल जो है, क्योंकि हमारे देश में इथेनॉल की प्रोडक्शन जो है कंजम्पशन से कहीं ज्यादा है, तो कहीं न कहीं आगे रोड मैप लाना चाहिए। और जो एक पॉलिसी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो जो लास्ट 2 महीने से जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हुआ है उससे आई थिंक पॉलिसी मेकर्स को भी, सारे स्टेक होल्डर्स को ये रियलाइज हो गया कि इथेनॉल में एक लंबा गेम खेलना पड़ेगा क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है एनर्जी में। तो उसके बाद जो हरकत हो रही है, इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलने की आशा है। हम लोग ने ऑलरेडी सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि ब्लेंडिंग की परसेंटेज बढ़ा दी जाए। 20% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है और अगर हमें आत्मनिर्भर आगे बनना है तो आगे 21, 22, 25, 27 तक जाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ फ्लेक्स फ्यूल, इसमें 100% इथेनॉल या 85% इथेनॉल डलता है, इन दोनों में पॉलिसी चाहिए। तो इसलिए लगभग 1 या 1.5 महीने से सरकार इस पर बहुत सीरियसली डिस्कशन कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये ब्लेंडिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और 100% या 85% इथेनॉल के फ्यूल भी लॉन्च होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्री को एक राहत मिलने की आवश्यकता है और हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वायबिलिटी है, जो कि एक बहुत मेजरली अफेक्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं सुधरने की उम्मीद हो रही है। तो इसीलिए शायद ये कुछ हरकत आ रही है। ठीक सर। अच्छा सर, कुछ इसका कोई रेशियो होता है या सर कि मतलब अगर क्या अनुमान लगाना सही रहेगा कि अगर 1% की ब्लेंडिंग अगर बढ़ती है तो अगर उस रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना असर हो सकता है, या इसको अभी आप कहते हैं कंपनी टू कंपनी डिफर करता है? नहीं, कंपनी टू कंपनी पे डिफर करेगा। देखिए 1% बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। जी जी। देखिए जो अगर मान लीजिए 20% में लगभग 1100 करोड़ लीटर का कंजम्पशन है तो 1% बढ़ने से लगभग 50-60 करोड़ लीटर बढ़ेगा। तो वो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है। बट एक सिग्निफिकेंट ये है कि सरकार ने 20% के आगे सोचने का मन बना लिया है। तो आज 21 होगा, कल 22 होगा, मे बी फिर 25 होगा। तो एक फ्यूचर अच्छा लग रहा है। जो एक चीजें ठहर गई थी 20 पे, लग रहा था कि पता नहीं कैसे आगे क्या होगा, बट कम से कम ये एक
रोड मैप आगे आएगा तो हमें आगे आने वाले समय में ये उम्मीद है कि जो है ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी बढ़ेगा और हमारा जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज होगा। ठीक। अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर ठीक है, एक बात तो कही है, ये बात निकल के आई है, लेकिन सवाल ये है कि ऑटो इंडस्ट्री इसके लिए कितनी तैयार है? क्या उधर से कोई विरोध होगा क्या? और क्या इसका विरोध ये कितना इम्प्लीमेंट करने के लायक है अभी? क्या ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा? क्योंकि एक ये डर रहता है कि ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से कहीं इसका विरोध ना हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्टेक होल्डर का विरोध हो, और ये तो सारे स्टेक होल्डर को साथ में लेके आगे बढ़ने वाली बात है। जहां तक कंपैटिबिलिटी का सवाल है, जो 20% कंपैटिबल व्हीकल है उसमें टॉलरेंस लेवल ऑलरेडी हाई होता है, तो आगे 21 या 22 या 25 तक हमें नहीं लगता कि कोई बहुत दिक्कत आएगी। और इसके लिए तो और जो रिसर्च एजेंसीज है उन्होंने ऑलरेडी ये कई इंडिकेशन दिए हैं कि थोड़ी ब्लेंडिंग बढ़ने से कोई कंपैटिबिलिटी या कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बट बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार मुझे लगता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलेगी। OEM से भी बात चल रही है और उनके एग्रीमेंट के बाद ही, उनको साथ में लेने के बाद ही कुछ अनाउंसमेंट होगा। मुझे पूरी उम्मीद है उस बात की। ठीक सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर अब इस साल करीब 7 लाख टन एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक क्या नंबर्स हैं सर एक्सपोर्ट के? और दूसरा, अगर ब्लेंडिंग लिमिट बढ़ी तो क्या ये जो एक्सपोर्ट के टारगेट सेट करके रखे गए हैं, क्या उसे अचीव करना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, देखिए, वैसे तो 15 लाख टन सरकार ने अलाउ किया था इस सीजन के लिए, जी, है ना। 15 लाख टन में से लगभग ये मान के चलिए कि 4 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है। और जनवरी फरवरी महीने में तो बिल्कुल इंटरनेशनल पैरिटी नहीं थी, तो हार्डली एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट में तेजी आई है, इंटरनेशनल मार्केट में। बट फिर उसमें भी हालांकि प्राइसेस सुधरे हैं, बट शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में बहुत प्रॉब्लम है, तो डिमांड अभी भी बहुत सब्ट्यूड है। तो हमें ये उम्मीद है कि जो क्योंकि विंडो 30 सितंबर तक का है, तो लगभग 7 से 7.5 लाख टन मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो पाएगा। 15 लाख में से लगभग 7.5 के साथ बच जाएगा। पहला तो ये सवाल है। दूसरा, इसका कोई असर अब ब्लेंडिंग पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुगर सीजन जो है ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया है। अब मेरे ख्याल से 3, 4, 5 दिन में ये सीजन खत्म हो जाएगा। तो जिसको चीनी बनानी थी, पूरी चीनी बन चुकी है। इथेनॉल डाइवर्जन का भी नंबर लगभग मोटा मोटी इस साल का फिक्स हो गया है। तो इससे कोई अब कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि सीजन क्रशिंग सीजन खत्म हो चुका है। ठीक। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, चूंकि जैसा आपने बताया कि सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन अब अभी जो मानसून के नंबर्स आए हैं, कम बरसात का अनुमान लगाया गया है, इससे सर अगले सीजन में चीनी और एथेनॉल उत्पादन पे क्या असर पड़ता देख रहे हैं अगले सीजन की अगर बात करें तो? बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल है अभी बोलना, क्योंकि अभी भी प्लांटिंग चल रही है। देखिए, शुगर केन प्लांटिंग जो है वो अप्रैल एंड तक चलती है, ठीक है। तो अभी प्लांटिंग सारे जो 3 मेजर स्टेट्स हैं, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी भी आप देखिए, मोस्टली कुछ स्टेट्स हैं जो रेनफेड हैं, वहाँ कुछ दिक्कत आ सकती है। बट महाराष्ट्र और कर्नाटका में रिजर्वायर का स्टेटस अभी ठीक है, तो रिजर्वायर में अगर ठीक है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। यूपी में बाय एंड लार्ज इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये देखने वाली बात है कि एल नीनो का जो उन्होंने बोला है कितना इम्पैक्ट आता है, किस महीने में कितना अगर थोड़ा बहुत बारिश कम हुई और हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या असर है। बट मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी ये अगले साल का डेटा देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी प्लांटिंग अभी चल रही है और हम लोग एज इस्मा लगभग जून जुलाई में एक असेसमेंट करते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग करके, उसका एरिया डिफाइन करके, यील्ड एस्टिमेशन करके। तो लगभग जुलाई फर्स्ट वीक तक हमारे को क्लैरिटी आती है कि अगले साल का क्या प्रोडक्शन हो सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। उम्मीद है आगे भी आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालते रहेंगे और शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप हमारे साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए वापस लौटते हैं अपनी टीम के पास, हमारे एक्सपर्ट्स के पास, और समझते हैं अब शुगर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। सबसे पहले सर से पूछना चाहेंगे, अविनाश सर, शुगर स्टॉक्स पे व्यू क्या है? अब ये जो 1% बढ़ाने की एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हुई है, किस तरीके का इम्पैक्ट देख रहे हैं? 1 महीने में अच्छी रैली आ चुकी है, अभी व्यू क्या है आपका? नहीं, अभी तो पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि बड़े जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, जैसे बलरामपुर चीनी है, दामपुर शुगर है, मुझे लगता है कि ऐसे शेयर्स में मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए, क्योंकि अभी भी
क्रूड का जो मूवमेंट है वो वोलेटाइल है, और क्रूड जब भी बढ़ता है तभी एथेनॉल की डिमांड बढ़ती है। और ये जो 1% इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने, भले ही छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर क्रूड ज्यादा बढ़ता है तो इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जिनका मीडियम टर्म व्यू है, इसमें निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से प्राइसेस एक महीने में जरूर बढ़े हैं, लेकिन अगर नजरिया आपका कम से कम साल भर का है तो कोई गिरावट अगर मिलती है तो इसमें खरीदने के मौके समझ लीजिए। चलिए ठीक, ये बात जो है निकल के आई। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर सर को। अंशुल सर, आपको क्या अच्छा लग रहा है? अगर चीनी पे ही कोई पोजीशन बनानी हो, या चीनी पे व्यू क्या है, इस खबर पे व्यू क्या है? सर म्यूट है सर आप। तो देखिए, खबर तो ठीक ठाक लग रही है और नजर भी हमारी धामपुर शुगर पे ही है। 71 डेज का कपलैंड पैटर्न ब्रेकआउट आया था 30 मार्च को, उसके बाद से कोई फॉलो थ्रू एक्शन मिला नहीं है। 145.50 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये अगर निकल जाता है तो स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप होगी। करीब करीब 160 रुपए तक की रेणुका भी ठीक लग रहा है। फ्लैग पैटर्न है 10-20 डे मूविंग एवरेज में पुल बैक आया है 28 रुपए 80 पैसे एक रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो ठीक ठाक इसमें अपसाइड बन सकती है। और तीसरा स्टॉक जो है वो द्वारकेश शुगर है। द्वारकेश शुगर में भी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जैसे ही 48 निकलेगा तो लगभग 53-54 तक की तेजी डेवलप हो जाएगी। आउट ऑफ द 3 अगर एक मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं द्वारकेश शुगर सिलेक्ट कर लूंगा। द्वारकेश शुगर पे टारगेट क्या बताया? टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए सर। द्वारकेश में कपनैंडल पैटर्न भी है, फ्लैग पैटर्न भी है। 48 के ऊपर बाई बनेगा। स्टॉप लॉस जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद आपका स्टॉप लॉस आएगा 45 रुपीज का और टारगेट 54 रुपीज का पहला आएगा। तो मैं 48 निकलने का वेट कर रहा हूँ। वॉल्यूम से निकलता है तो बिल्कुल तुरंत बाई दूंगा। तो लेना चाहिए, अगर प्रीएम्प्टिव लेना है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। मेजॉरिटी क्वांटिटी 48 के ब्रेकआउट पे ले लेना चाहिए। थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन 48 का वेट करें। 48 क्रॉस करें, लेवल्स ध्यान रख ले, नोट डाउन कर ले। 48 क्रॉस करता है 54 तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं। अंबाला मैम, आपका व्यू शुगर स्टॉक्स को लेकर के? प्राज पे और एक दो स्टॉक्स पे आपकी कॉल भी रही, हिट भी रही। अभी क्या करना चाहिए? अभी इस खबर, क्योंकि खबर काफ़ी हद तक होगी तभी एक रैली आई है, अब यहाँ पे करंट लेवल पे क्या खरीद सकते हैं? पहले तो एक स्टेटमेंट दे दूं, एयू को देखोगे, एयू बोनस को तो रहोगे आगे। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शुगर की न्यूज तो अभी मतलब अब जाकर के इसके बारे में बातचीत हो रही है। बट जो लोग पहले से देख रहे हैं एयू बोनस के शोज को, उनको पता है कि मार्च और फरवरी एंड में इन स्टॉक्स में रिकमेंडेशन आ रही थी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक डिस्कस हुए भी हैं और कुछ स्टॉक तो 15 से 40% के अप पर है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, देखोगे शोज को देखोगे तो आगे रहोगे। वेल, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि अब आगे करना क्या है। मिस हो गए तो अभी क्या छूट गई रेल, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये जो एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, इसमें कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है और वो बदलाव इस कंपनी, इस इंडस्ट्री के मार्जिन्स, डिमांड, इन सब को बूस्ट कर रहा है। तो जहां तक ये पहले ये इंडस्ट्री 2-3 महीने के लिए ठहरती थी विपुल जी, इस बार ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 6 मंथ के व्यू पर। हैविंग सेड दिस, एक जो रीजन आपको दिया है, क्योंकि मैक्रो फैक्टर का बदलाव में बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई मैक्रो फैक्टर बदल रहा है तो उस इंडस्ट्री पर कितना और कैसा असर पड़ेगा ये आपको असेस करने की जरूरत पड़ती है। तो इस इंडस्ट्री के लिए इट्स अ पॉजिटिव थिंग विच इज लाइकली टू सस्टेन। ये वाला जो मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं उसको सस्टेन करने में हेल्प करेगी। तो ये तो हो गई ओवरऑल शुगर स्टॉक की बात। यानी जो स्टॉक मैं आपको दे रही हूँ उसके अलावा भी अगर आपके पास में शुगर की कोई और स्टॉक्स हैं, सो इट्स नॉट, यू नो नीड टू बी सो इन सो हरी बुक करने के लिए। होल्ड करके चलो 1-1.5 महीना आराम से। नाउ प्रज इंडस्ट्रीज 344 पर है एट करंट प्राइस, ऑल्सो इट्स अ बाय। यहाँ से 3 स्टॉक्स मेरे रडार पर है शुगर इंडस्ट्रीज में जो अभी भी मौका दे रहे हैं। वन इज प्राज इंडस्ट्रीज, 344 पर खरीद के आप यहाँ पर पहला टारगेट की अपेक्षा 365 का करिए अगर इंट्राडे टारगेट कर रहे हो तो 365। हालांकि 400 इज द सेकंड टारगेट जिसके लिए आप वेट करें। इंट्राडे में 365? यस। ओह, जब इसके गूगल फाइनेंस में चार्ट दिखा जी मैम, 365 का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या लगाएं? अभी के लिए जो स्टॉप लॉस है इंट्राडे का ही स्टॉप लॉस या स्विंग का, जो भी आपको कहना है, दैट्स द ओनली स्टॉप लॉस, वो है 322 रुपए का। ये स्टॉप लॉस रखिए, 344 पे चल रहा है ये आपका टारगेट, और दूसरा टारगेट आपका 400 का। हालांकि 400 पे गाड़ी रुक नहीं रही है, इट जस्ट अ स्टॉपेज। इसके बाद जर्नी आगे की है जो कि इसको 450 तक तो कम से कम लेके जा रही है। तो डिपेंड, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम सेक्टर में सेक्टर रोटेशन का फायदा ले रहे हो, उसके हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। मैं इस पे बुलिश हूँ जी। दूसरा स्टॉक है आपका मगध शुगर। ये भी इसी इंडस्ट्री, मैंने बोला 3 स्टॉक है मेरे रडार पर। दूसरा है मगध शुगर जो कि अभी चल रहा है 493 पर एज ऑफ नाउ।
करंट प्राइस रेंज में बाय है। स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी के लिए है छोटा, उसके अगेंस्ट में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो अभी का जो आपका स्टॉप लॉस है इट्स जस्ट एट 470 और ब्रीच हो जाए तो बिल्कुल छोड़ देना, लगाव नहीं लगाना इससे। फिर आपके लिए जो पहला टारगेट है वो है 550 एंड 600। ये दो टारगेट्स है जो कि मगध शुगर में आपको आते हुए दिख सकते हैं। मैं 10 दिन की बात कर रही हूँ, बट अगर आप इसको 3 महीने का व्यू लेके चले तो 700 रुपए की तैयारी में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस तीनों ही टारगेट्स के लिए जस्ट 470 का है। एक बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इसमें बन सकता है। दूसरा है ईद पैरी, थर्ड स्टॉक, यस थर्ड है ईद पैरी एंड बस यहाँ पर हम खत्म कर लेंगे। ईद पैरी अगर आप देखेंगे अभी तो अभी चल रहा है EID, वैसे ईद पैरी में उसको बोलते हैं EID पैरी। यस, तो जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट 10 वैसे हो गया था ये। वेल ये भी चल रहा है 863 पर। कोशिश करिए आपकी 860 और 865 की रेंज की ही बाइंग हो, इसके ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यू गोट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस 815 का, 815 का एसएल रखिए एंड ऊपर की तरफ के लिए टारगेट 915 पहला, सॉरी 910 पहला, 910 एंड दूसरा टारगेट आपका यहाँ से 1000 का आराम से बन सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं शुगर के। अब आपको ये जरूर ध्यान में रखना है व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एट ए टाइम किसी भी इंडस्ट्री में ये एक जनरल फिनोमेना है जो आपकी कैपिटल को, आपके पोर्टफोलियो को सेव करता है। 10% से ज्यादा किसी सेक्टर में ना लगाएं और एक स्टॉक में 5% से ज्यादा ना लगाएं। तो इस तरह का एलोकेशन आपको ध्यान से मैनेज करना है। रेस्ट यू कैन टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए, बहुत शानदार। इस पे स्टॉप लॉस 815 का है जो मैंने बताया EID पैरी को लेकर के। सभी शेयरों में अभी आधे 1%, 2%, 3% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हैं, उन तीनों का मानना है कि यहाँ पर ये तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बलरामपुर धामपुर शुगर ये पसंद आया है जो है अविनाश सर को। इसके अलावा रेणुका, धामपुर शुगर और द्वारकेश शुगर पे बात की है अंशुल सर ने, और द्वारकेश शुगर उनका पसंदीदा शेयर है और वो यहाँ पे कह रहे हैं 54 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 45 का स्टॉप लॉस, शर्त ये कि 48 क्रॉस करना चाहिए और ये 48 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 48 टूटेगा तो फिर यहाँ पर 54 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अंबाला मैम की तरफ से 3 स्टॉक जो रिकमेंड किए गए हैं, जो बताए गए हैं, प्राज इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की सलाह है और प्राज इंडस्ट्रीज में उनका माना ओहो बहुत शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1% की तेजी, लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, 365 आज इंट्राडे में उनका मानना है ये टेस्ट हो सकता है, 400 के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 322 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। प्राज इंडस्ट्रीज अब 1% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मगध पे अगर हम बात करें तो मगध संघासन भी लिया, 500 के आसपास पहुंच गया, 550 का टारगेट दिया गया है यहाँ पे, 499 के आसपास पहुंच गया है, 1-1.5% की मजबूती। तो पूरे शुगर स्टॉक्स में ये जो बातचीत हमने की ना अभी डी साहब से, जो खबर निकल के आई है उसका इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। 1% के आसपास की मजबूती EID पैरी में भी, यहाँ पर 910 और 1000 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 815 ये स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। कोशिश करेंगे इस सेगमेंट को जल्द से जल्द अपलोड करके, क्योंकि ये शुगर स्टॉक्स में अब बढ़ सकती है मिठास, इसी के आसपास रखेंगे थम और आप लोग देखिएगा। अभी के लिए इस सेगमेंट को यहाँ पर हम रोकते हैं और जो है अगले सेगमेंट की तरफ रुख करेंगे। और हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी अमित जी जुड़ चुके हैं, लेकिन सर जाते जाते आज की इस रिकवरी पर, आज के बाजार पर क्या टिप्पणी रहेगी अविनाश सर आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम मिला है विपुल। मुझे लगता है कि दोपहर के सेशन में भी अगर फॉलो अप बाइंग आती है तो मार्केट डेफिनेटली आज ऊपर ही बंद होगा। मेरे ख्याल से जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है वो तो मार्केट ऑब्जर्व करेगा, पर जैसे मैंने कहा कि आज बहुत बड़ी कंपनीज के नतीजे भी है, तो वो नतीजों के ऊपर फोकस करिए। मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अगर इन्वेस्टर फॉलो करता है तो पैसा बनाने के मौके मिलेंगे। पैसा बनाने के मौके मिलेंगे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? इनफैक्ट विपुल, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे बात किए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को वही शेयर्स हमने बताए। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और अमित सर आपका बहुत बहुत वेलकम और सर का स्वागत कर दीजिए और ब्रेकिंग के साथ भी, और साथ में ब्रेकिंग चलाते रहिए। सर का व्यू पॉइंट मार्केट पे हो जाए ताकि पहला जो अगला सेगमेंट है उसका आगाज़ में फिर सर का मार्केट व्यू भी आ जाए। पहले सर की मार्केट पे राय जान लेते हैं। सर शानदार रैली देखने को मिल रही है, 24,250 के लेवल आज निफ्टी ने क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि होल्ड कर रहा है, डर था कि ऊपर से क्या टिक पाएगा कि नहीं, लेकिन अभी भी इंट्राडे हाई के आसपास 250 के आसपास होल्ड कर रहा है। आपका व्यू अमित सर क्या रहेगा मार्केट की इस तेजी पर, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को आप? ये रैली कहां तक जाएगी?
विपुल सर, आज का नया हाई भी टेस्ट होना चाहिए, 24,350 तक बढ़ना चाहिए निफ्टी ने एक बार। लेकिन यहाँ पर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो कोई डर नहीं है, क्योंकि बाजार नीचे जाए ऊपर जाए उनके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं वो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखें। और इसकी सबसे बड़ी वजह साइकोलॉजिकल वजह है विपुल जी, आपको, मुझे, सारे एनालिस्ट को, सारे पैनलिस्ट को, जनता को, सबको पता है कि बाजार ने बॉटम कर दिया है। और जब ये धारणा बन जाती है तो मैं या तो वेट करना पसंद करता हूं और एग्रेसिव बाइंग रिकमेंड करना पसंद करता, एग्रेसिव बाइंग ना करना ज्यादा पसंद करता हूं। शॉर्ट टू मीडियम के टर्म के लिहाज से अगर कोई माल लिया हुआ है, उठाया हुआ है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए। बाजार ऐसा नहीं है कि यहाँ से 25,000, 26,000, 27,000, 30,000 हो जाएगा एकदम से। अगर बढ़ना भी है तो यहाँ पर रुकेगा, थमेगा, एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद चलेगा। तो 24,500 बेस्ट पॉसिबल है। 23,800 के नीचे वापस से कॉशियस मोड पे आ जाना है। ये खबरें चलती रहेगी, सीज फायर हुआ नहीं अभी भी, फिर भी बाजार ने उसको सेंटिमेंट बेस्ड बनाकर रिएक्ट कर दिया है। तो मंदी तो नहीं है अभी, 23,800 के नीचे खतरे वापस डेवलप हो सकते हैं। 24,500 तक बेस्ट पॉसिबल टारगेट्स दिख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े व्यू मत बनाइए, ये मत एज्यूम करके चलिए बॉटम लग चुकी है। जब सबको सब चीज पता होती है वो चीज यूजुअली होती नहीं है। इसीलिए कहता हूं जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। जो होता है वो दिखाया नहीं जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता सर? सर, अगर वो जो दिख रहा है वो सब, जो होने वाला अगर वो सब कर लेंगे तो सबका लावमाल हो जाएगा। और स्मार्ट मनी कभी नहीं चाहेगा कि सबका लावमाल हो जाए, तब तक स्मार्ट मनी के पास पैसा नहीं जाएगा। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। मतलब जो कोटेशन आप लोग एक एक करके मारते ना, अद्भुत आनंद आ जाता है सुन करके। चलिए तो शुरू करते हैं अगले सेगमेंट को। इसमें बात करेंगे आज के गूगल ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट के स्टॉक्स ट्रेंड में लगातार ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं, सब कुछ मिला जुला करके होगी बातचीत। और खासतौर से गूगल के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे तो हमारी निगाहें लगातार रहती हैं, तो उस पर भी विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं हमारे आज के इस सेगमेंट का। शुरुआत करना चाहेंगे पावर स्टॉक्स के साथ ही। क्या रैली देखने को मिल रही है और क्या सही समय पर हम लोगों ने इसको रैली को आइडेंटिफाई किया, और इस मंच के जो भी दर्शक हैं पावर स्टॉक्स पे डेली बेसिस पे हम लोगों ने चर्चा की, और अद्भुत जो है रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अम्बाला मैम, टाटा पावर से शुरू करना चाहेंगे। देखिए टाटा पावर पे अभी क्या करना चाहिए। आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज टाटा पावर को लेकर के है, जो अभी मैं चैट बॉक्स देख रहा था। 3.5% ऊपर, 425 से ज़्यादा कल के आसपास ट्रेड करता हुआ। अब क्या करें, प्रॉफिट बुक करें जो लोग पुराने वाले हैं, और नए भाई साहब जिनसे गाड़ी छूट गई है उनके लिए अब क्या मौका है, या फिर शांति से बैठे रहें? देखिए जो है, आप शांति से पोजीशन को होल्ड करो। 450, 520 के टारगेट मैंने दिए हैं। आपको बुक करने की सलाह अभी 410 पर भी नहीं दी थी कि होल्ड करो, ये बोला है। बाकी जो भाई साहब सच में मिस हो गए हैं, दे कैन स्टिल थिंक ऑफ। आप टाटा पावर पे पैसा लगा रहे हो तो उतना तो उदास नहीं करेगा आपको, दैट्स व्हाट आई कुड से। बाकी एनर्जी स्टॉक्स, अभी पहले इसी की बात कर लेते हैं। 400 आप ऐसे समझे कि 420-25 के रेंज जो कि करंट है, खरीदा जा सकता है, लेकिन आप लेट हैं। उस लेट की सजा प्राइस आपको इस तरह से देता है कि आपका स्टॉप लॉस या तो हिट हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ रिस्क नहीं ले रहे, बड़े स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी हम नहीं ले रहे। हम यहाँ पर रिस्क छोटा रख रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑन द हायर साइड रख रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए 390 का, परसों का लो पॉइंट। और यहाँ से टारगेट, क्योंकि आप लेट हैं इसलिए बोल रही हूँ, अब यहाँ से आपके लिए टारगेट होगा 450 और 520 कम से कम। ये मिनिमम टारगेट्स है। होल्ड कर सकते हैं तो कोशिश करिए होल्ड करिए, ताकि ये मूवमेंट बार बार गुलाटियां मारने की जरूरत नहीं है। आई मीन नो नीड टू चेंज योर स्टॉक्स चर्निंग, इतनी जरूरत नहीं है। अगर स्टॉक में मजबूती लग रही है, उसी को पकड़ के भी बैठे तो काम बन जाता है। एंड आई एम सेइंग कि आपको कम से कम यहाँ से अगर आप 1 से 2 महीने का भी समय रख लें, 520 आ जाएगा। चलिए ये बात यहाँ पर टाटा पावर में अभी है। पावर सर के लिए लेकर के आते हैं। कल जो हम लोगों ने शो किया था उस पर काफ़ी लोगों के सवाल भी थे, और अंबाला जी काफ़ी बुलिश थी इस पर। आइनॉक्स विंड पे सवाल था हमारी एक दर्शक का। अमित सर, आपका व्यू क्या है? क्या यहाँ पर आपको भी तेज़ी दिखाई दे रही है? आज तो खैर भाग्य काफ़ी 6.5% के आसपास की मजबूती अब देखने को मिल रही है। 90 का लेवल क्रॉस कर गया, काफ़ी थकाया इसने, लेकिन अब जो रिकवरी आ रही है कहाँ तक जा सकता है? नई खरीद के लिए कोई गुंजाइश है क्या? और जिनके पास है उनको भी लेवल बता दीजिए। विपुल जी, अभी ये रैली तो थोड़ा और कंटिन्यू कर सकती है 97 तक एटलीस्ट, लेकिन बहुत धुआंधार, बहुत तेज रैली आ जाए इसकी उम्मीद कम है। 101 रुपये 20 पैसे के ऊपर निकलने के बाद एक तेजी का रुख बदलेगा, लेकिन अगर 101 रुपये 20 पैसे आ भी जाता है तो मुझे लगता है 96-97 रुपए का वापस से एंट्री पॉइंट देगा। करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं लेना चाहिए एक बार, यानी यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है।
ओवरऑल 87 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक कोई मंदी फ्रेश आ जाए इसकी उम्मीद कम है। तो कोई भी लिया हुआ है आप लोगों ने तो मुझे लगता है 87 के नीचे ही लिया हुआ होगा, आप उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए और पहला पार्शियल प्रॉफिट 94 में बुक कर सकते हैं और दूसरा पार्शियल प्रॉफिट 101 रुपए के आसपास बुक कर सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच संजय कुमार धीर जी लिख रहे हैं, विपुल जी जबलपुर भूमिपुत्र, अंशुल जी, अमित जी, वाह वाह, कहाँ से लिख करते हैं। और अंबाला जी को सुप्रभात, बहुत शानदार, आपको भी सुप्रभात सर। मतलब जो है सर अंबाला जी भी संतरे जहाँ पर होते हैं वहां से हैं। हाँ, तो जबलपुर में भी संतरे अच्छे होते हैं क्या सर? सर जबलपुर में भेड़ा घाट है। अच्छा, ओहो, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत। चलिए चलते हैं यहाँ पर अंशुल जी के पास और अंशुल जी से जानना चाहेंगे JSW एनर्जी के बारे में। कल भी इस पर डिटेल में बातचीत हुई थी। सर जरा 4% की तेज़ी तो आ गई और पिछले 4-5 दिन में 5-6% चला है। ये जिस तरीके से पावर शेयरों में तेज़ी आई है, JSW एनर्जी में क्या करना चाहिए? JSW एनर्जी तो हम लगभग हमेशा ही रेकमेंड करते आ रहे हैं। जब ये 50 मंथ मूविंग एवरेज टेस्ट कर रहा था जनवरी में 440 ऑड लेवल्स पे, रेक्टेंगल के बॉटम पे था, रेक्टेंगल का टॉप 557 है, ये हमारा पहला टारगेट है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बहुत क्लाइंट्स के पास जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग के लिए हमने नहीं रिकमेंड किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी क्लाइंट्स इन्वेस्ट करते हैं उनके पोर्टफोलियो में जरूर होगा। 557 पे हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट करेंगे, मतलब 25% प्रॉफिट बुक करेंगे। 635 पे 50% प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी बचा 25% हम 776 के आसपास बुक करेंगे। तो 3 टारगेट है, 557 पहला जहां 25% निकलेंगे, 635 जहां पे 50% निकलेंगे, बचा हुआ 25% 776 के आसपास निकलेंगे। ये तीनों टारगेट लगा के अगर किसी को फ्रेश बाय करना है यहाँ पे भी किया जा सकता है। गैप के साथ फ्रेश ब्रेकआउट आया है, बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए अगर खोज रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। चलिए, ये बात हो गई JSW एनर्जी को लेकर के, लेकिन अगली कंपनी जो है अंबाला मैम के पास जाएं उससे पहले जरा जिन शुगर स्टॉक्स पे भी बात की है, ये जरा बोनस का इम्पैक्ट देखिए आप, बोनस के एक्सपर्ट्स का इम्पैक्ट, बोनस पे जो खबर डिस्कस हुई उसका इम्पैक्ट। प्राज इंडस्ट्रीज इस समय जो है 1.25% ऊपर ट्रेड करती हुई जो है 347 का भाव अब देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 348.50 का हाई लगा है और यहाँ पर इंटरडे में 365-400 के टारगेट दिए गए हैं। इसके अलावा अगली कंपनी घुमाते रहिए जरा फटाफट जो है सभी शेयरों पे। मगध शुगर, वाह 4% ऊपर, 510 10.5 का 510-50 का लेवल देखने को मिल रहा है। 550 600 के टारगेट दिए गए थे, ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। AID पैरी 910 और 1000 के टारगेट दिए गए थे, ये भी 1.25% ऊपर जो है अब ट्रेड करता हुआ 866-50 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पूरा शुगर पैक हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द्वारकेश शुगर में 3.5-4% की तेजी देखने को मिल रही है। 47-50 यहाँ पर 48 रुपये की एक बाधा है जैसा कि अंशुल जी ने बताया है, लेकिन अगर वो बाधा पार हुई तो फिर ये 54 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी स्टॉक डिस्कस किए हुए थे, धामपुर शुगर भी जहाँ पर कि 160 तक के टारगेट लेकर के निकल के आए हैं। धामपुर शुगर भी एक बार अगर हम दिखा सकें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5% ऊपर धामपुर शुगर का शेयर भी ट्रेड करता हुआ। बलरामपुर चीनी भी एक बार एक नज़र डाल लेते हैं तो बलरामपुर चीनी में भी जो है 1.25% के आसपास की मजबूती दिखाई दे रही है। तो 483 का लेवल। अच्छा, जो लोग इस सेगमेंट को बाद में देख रहे होंगे तो उनको बता दें कि इस पर हमने अलग से बातचीत की हुई है। ये अलग से हम इस पर अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारी बातचीत आप जाएंगे, आपको जो है ना शुगर स्टॉक्स से जुड़े हुए थंब आपको दिख जाएंगे। शुगर स्टॉक्स बढ़ेगी मुनाफे की मिठास के नाम से थंब मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इसमें क्या क्या एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, अगर आपके पास शेयर हैं तो आप राय ले सकते हैं। लेकिन अगला शेयर जो कि हम बात अभी कर रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, सुजलॉन क्या मतलब इस पर चर्चा शुरू हुई और 48 रुपये पर पहुँच गया। 40 रुपये में बातचीत हम लोगों ने शुरू की थी, 37 रुपये का स्टॉप लॉस पे बातचीत हुई थी। 40 रुपये 39 रुपये से खरीदारी की सलाह है, 10 रुपये वहाँ से चल गया, आज 5% ऊपर। मैम आप बिल्कुल आपके टारगेट के नज़दीक, जो 50 और 52 के टारगेट, 48 वाला भी टारगेट पूरा हो गया। आप क्या करें सुजलॉन पे करंट लेवल पे? टारगेट रिवाइज किया है विपुल जी, 50 है। 44 और 48 के बीच के टारगेट्स को नल एंड वॉइड कराया है। 50 का फर्स्ट टारगेट हम लोग देख रहे हैं। तो 50 एंड 60 आर द पड़ाव जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आधा 50 आए तो आधा बुक कर लीजिएगा, बाकी उसके बाद फिर 60 का वेट करिए। अब इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के मन में ये आएगा कि अब बाय कर ले क्या।
आपका स्टॉप लॉस अभी भी 38 रुपए ही है। जब तक ये 50 के पार नहीं जाता है तब तक मैं स्टॉप लॉस 42 पर नहीं ला रही, मतलब इन माई, क्योंकि हमको 60 टारगेट करना है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा अब आपका। बाकी फिर भी अगर आप स्विंग ना देखते हुए, क्योंकि 2 रुपए के टारगेट के लिए अगर आप फर्स्ट ट्रेड ढूंढ रहे हो तो इट्स इररेलेवेंट, अलग गलत बात है ये। तो 50 से ज्यादा अगर आप 60 का वेट कर सकते हो तो एंट्री कर सकते हैं, अभी भी बुरा नहीं, क्योंकि स्टॉक में दम है, फंडामेंटली बहुत ठीक ठाक कंपनी है। मैं बार बार, मतलब मैंने बात तब भी ये बोला था कि अगर अब नहीं तो कब, ये वो टाइम है इसका। अगर ये स्टॉक अब नहीं चले तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के या फिर नॉन क्रूड बेस एनर्जी स्टॉक्स फिर कब चलेंगे, अगर अब नहीं चले तो इनको अब चलना ही है, ऐसा है ये। सो अगर आप खरीद रहे हैं तो आप सोच समझ के खरीदें, क्योंकि आपका पहला पड़ाव का टारगेट हम उन लोगों के लिए 50 ही है जिन्होंने 40 या 44 की रेंज में कहीं पर भी खरीदा होगा। तो हो सकता है कि आपको 50% प्रॉफिट बुकिंग के बाद वहां पे कुछ अपडेट दिखे, बिकॉज मैं उसको रिवाइज नहीं कर रही हूँ। दूसरा टारगेट 60 का है, दैट यू कैन वेट। तो बाय करना है इन्वेस्टर की तरह करो, ट्रेडर की तरह नहीं, क्योंकि आपका महंगा सौदा है। स्टॉप लॉस अभी भी 38 का है। यस, आज हम स्टॉप लॉस जितने लोग पहले हैं 40 पर ला सकते हैं, बट स्टिल 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट 50 और 60 है, तो आपको रोक के चलना पड़ेगा ट्रेड। मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। इस बीच में टारगेट बहुत सारे हो गए, आप ही अपडेट कर दीजिए, बट जस्ट जो रिसेंट अपडेट आया वो कंसाई नैरोलैक का आया है, 195 का पहला टारगेट इसमें आ गया है, आप उसको देख लो। लेकिन मैं फिर बोलूंगी, बुक करने की सलाह मेरी अभी भी नहीं है। बेशक इसमें आपको 15% से ज्यादा का, 15 नहीं 20% से ज्यादा का प्रॉफिट है, बट इन माय ओपिनियन यू शुड 15% से ज्यादा का प्रॉफिट है 195, बट यू शुड वेट फॉर लाइक 205 250 का वेट करो। मौके कभी कभी बनते हैं, कई बार होल्ड करने से भी ज्यादा पैसा बन जाता है। सो इफ यू कन्विंस 205 और 250 के टारगेट के लिए अभी भी होल्ड कर लो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी लेते हैं और सर के पास चलते हैं। अमित सर, जरा आप देखिए एनटीपीसी ग्रीन। सर ये भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, अब 106 107 पे आ गया है। लगातार काफ़ी समय तक ये 90-100 के बीच में झूलता रहा। अभी कैसा लग रहा है 107 पे? करंट लेवल पे क्या करें? 8.5% की तेज़ी एक महीने में रही है। विपुल जी, सबसे पहले तो सुजलॉन के लिए मैडम को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि मैडम ने हर बार सुजलॉन को बाय करना ही कहा है। आई होप कि अपने सारे दर्शकों ने मैडम की राय पर बाय करके मोटा पैसा बनाया होगा। एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो विपुल जी 106 रुपये 85 पैसे के आसपास का भाव चल रहा है। 109 रुपये 80 पैसे तक का पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ से एक्सट्रीमली ओवरबॉट लगता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एक्सपांशन मोड पे जा सकता है। एक्सपांशन मोड पे जाता है तो 118 119 तक का भाव टेस्ट कर सकता है। वैल्यू बाय होगा 103 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस होगा 98 रुपीज के नीचे। तो 103 से 100 रुपए की रेंज पर अगर मिले तो 97 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप बाय साइड में जा सकते हैं 109 और 115 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच अंशुल सर, एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं सर जल्दी से बता दो ट्रेड निकल जाएगा। अंशुल सर की कॉल थी, जायसवाल नेको में 8% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करूं या ऑल टाइम हाई का वेट करूं, प्लीज सजेस्ट। एक हमारे दर्शक संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी, अंबाला बहन भुसावल से हैं क्या वो भी मेरी पड़ोसी हैं? वो भुसावल से हो, नैनीताल से हो, क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं तो दिल्ली से हूँ वैसे। दिल्ली से हैं मैम, भुसावल से नहीं है वैसे तो, जानकारी के लिए। महाराष्ट्र की बहू हूँ मैं। महाराष्ट्र की बहू है, दिल्ली की बेटी है, बहुत शानदार, ये बात है यहाँ पर। चलिए, तो जायसवाल नेको में 8% का प्रॉफिट हो रहा है। सर क्या बता दें पहले इनको, जरा आपने कहा था प्रॉफिट बुक करने के लिए, ये थोड़ा सा मिस कर गए, इनको बता दीजिए भाई साहब को। सर जायसवाल नेको में सारे टारगेट फिलहाल शॉर्ट टर्म वाले कंप्लीट हो गए हैं। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मूविंग एवरेज कैचअप होके जब 3-4 दिन की टाइटनेस वापस बनेगी, जैसे कि 8, 9 और 10 अप्रैल को बनी थी, उस टाइप की टाइटनेस जब मूविंग एवरेज कैचअप होने में बनेगी फिर बाय देंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर मंथली चार्ट पे मल्टी मंथ का ब्रेकआउट है, बहुत जल्दी फिजल आउट नहीं होगा, लेकिन हम इन्वेस्टर नहीं है, हम ट्रेडर हैं, तो हम जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट करते हैं। 8% आपको एफडी साल भर में देता है, ये 2 दिन में दे रहा है, तो बुक करना सीखिए और बुक करके वापस से जब टाइटनेस आएगी वापस बाय करेंगे। 214 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट, महीने का बेस ब्रेकआउट है, जल्दी नहीं फिजल आउट होगा। दूसरा सर, ये डिस्कशन भुसावल, नागपुर, महाराष्ट्र ये सब चल रहा है, मेरे को चक दे इंडिया का डायलॉग याद आ गया कि मैं पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक जानता हूँ, एक सब जानता हूँ, इंडिया। बहुत शानदार अंशुल सर, माहौल बना दिया आपने। 2700 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ब्रेकआउट आ रहा है, बताइए सर जी। देखिए गोदावरी RIB
इसका पूरा नाम क्या है? गोदावरी RIB, गोदावरी RIB मतलब गोदावरी बायो रिफाइनरी। ओके, ओके। गोदावरी बायो रिफाइनरी। जी, मैं एक्चुअली सिंबल देखता हूँ ना, तो कंपनी का नाम नहीं ध्यान रहता है। कोई बात नहीं। 324 रुपए चल रहा है, यहाँ से बाई करना है। 305 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 340 और 360 दो टारगेट लगाइए। एक बार फिर से सर, गोदावरी बायो रिफाइनरीज का मैं चाहूंगा कि टारगेट स्टॉप लॉस फिर से रिपीट कर दें सर आप जरा। जी सर। 324 में बाई करना है, 305 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 340 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको पहला टारगेट लीजिए, दूसरा टारगेट 360 रुपए का रहेगा। 340 360 गोदावरी बायो रिफाइनरी के नाम से आपको ये कंपनी मिलेगी। अभी 327 हो गया है, 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार स्क्रीन पर अगर संभव हो तो लिखाइए, GODAVARI गोदावरी बायो रिफाइनरीज के नाम से। जी सर, कुछ कह रहे हैं? इसको बाई देने की वजह ये है, 178 दिन का VCP पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। तो किसी को अगर पढ़ने लिखने का शौक है तो चार्ट खोल के देखिए, 178 दिन का VCP पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है। ओके, ये देखिए क्या मतलब धुआंधार रफ्तार पकड़ा हुआ है। 330 हो गया, वाह, 6.25% ऊपर। 327 के आसपास दिया गया, 330 हो गया, 3 रुपए चल गया, 6.25% के आसपास की मजबूती। और यहाँ पर स्टॉप लॉस लिखिए पहले 305, 305 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 340 और फिर अगला टारगेट अगर 340 मजबूती से तोड़ता है तो 360, 360 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। धुआंधार रफ्तार यहाँ पर गोदावरी बायो रिफाइनरी में देखने को मिल रही है। 305 का स्टॉप लॉस, 340, 360 दो टारगेट, 332। आज मतलब एक से एक टारगेट धुआंधार तरीके से नजदीक। 333 बहुत शानदार रफ्तार, मतलब क्या ही कहा जाए, ये मतलब 6.5% की मजबूती। 340 360 दो टारगेट अभी हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस लगाइए 305 का। धुआंधार रफ्तार यहाँ पर गोदावरी बायो रिफाइनरीज में देखने को मिल रही है। तो धुआंधार रफ्तार में जहाँ जहाँ मौका मिले, जिस लेवल पे आपने बाइंग की, अपने सुविधा अनुसार टारगेट्स का तो ध्यान रखें ही रखें। पैसे आ रहे हैं जहाँ पे आपको सही लगे, 1-2 रुपये पहले बुक कर लीजिए। 2-4 रुपये पहले 334 हो गया। चलिए, अद्भुत, वाह। चलिए, तो और ज़्यादा तेज़ी आएगी, टारगेट अचीव होंगे, तुरंत स्क्रीन पर लेके आएंगे। अंशुल जी, कोई टारगेट स्टॉप लॉस में परिवर्तन करना चाहें तुरंत लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर जो है नज़रें रखें। 335 तो हो गया सर, 7% से ज़्यादा की तेज़ी नज़रों के सामने। अब क्या करें? स्ट्रैटेजी सिंपल रखिए, छीलते चलिए प्याज को, थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब स्टॉप लॉस ऐसे मॉडिफाई करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, घर से कुछ ना जाए। इनिशियल मोमेंटम हमेशा आपको इस लेवल तक पहुंचा देता है कि घर से कुछ ना जाए, तो उसका फायदा उठाना सीखिए। थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हुए चलते रहे, पैसे घर में आते रहने चाहिए। चलिए, हम बात कर रहे थे जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। हालांकि ट्रेंड क्या है, आज तो ट्रेंड में ज़्यादातर पावर थे, तो खाली पावर ही डिस्कस हो पाया। तो पावर पे 2-4 शेयर और ले लेते हैं मैम। ये दो शेयर आप एक साथ, दोनों छोटे शेयर ले लीजिए। आर पावर पे भी आपसे बातचीत हुई थी और JP पावर पे भी, दोनों आप कवर कर लीजिए फटाफट मैम। ओके, खरीदना है अगर किसी को तो वो अभी भी JP पावर देख सकते हैं। मतलब मैंने 16.5 रुपए बोला था, आई एम रिवाइजिंग इट। मुझे नहीं लगता कि 16.5 आ रहा है बिफोर हिटिंग 19 और 24 काइंड ऑफ। तो ऐसे बोलिए कि 19 रुपए से 25 रुपए पहले आ रहा है, बिफोर इट्स कमिंग टुवर्ड्स 14 रुपीज, ऐसा है, ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल आप 17 रुपए 50 पैसे के आसपास के, 17 रुपए 64 इस प्राइस के आसपास पे आप खरीद सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट है, पहले टारगेट के बाद बुकिंग नहीं करना है, ट्रेल करना है। तो 19 रुपए का पहला टारगेट हो गया। जो लोग पहले से हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग होल्ड करके चलो, सजेशन है, रिक्वेस्ट मर्जी आपकी। और क्योंकि यहाँ पर 19, 22 और 25 रुपए के टारगेट आ जाएंगे, 2 महीने का समय लग सकता है मैक्स। अप्रैल में बात कर रहे हैं, 15 अप्रैल 2026 में, मई जून तक आपको ये 2 भाव मुझे लगता है आ जाएंगे, देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी आपका स्टॉप लॉस 14 रुपए से घटाकर 15 रुपए का रख लीजिए। करंट प्राइस पॉइंट के रेंज में बाय बनता है। 19, 22, 25 के मिनिमम टारगेट्स है। इसके बाद बढ़ेगा मूवमेंट, लेकिन इतना पे आप बुक कर सकते हैं स्विंग ट्रेडर्स। चलिए, ये बात हो गई JP पावर। मैम, आर पावर के भी जरा लेवल्स फटाफट मैम। जी मैम। हाँ जी ठीक है। आर 28 रुपए पर आ गया, लेकिन ठीक है, चलो 28 रुपए का ही टारगेट था मेरे ख्याल से। लोगों का सवाल एक्चुअली मेरे पास ये आ रहा है कि मैडम बुक कर लूं क्या, और आप पूछ रहे हैं कि अभी क्या करना है। हाँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा गई। 25% का गेन है, देखो 2 हफ्ते के अंदर में। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मेरा व्यू मैं आपको बता सकती हूँ, मैं अभी भी बुलिश हूँ। रही बात टारगेट के तौर पर, अब आप यहाँ से अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हो, महंगा है, मत करो पहली बात तो।
करना है तो डिप आने दो, तभी आपको एक फायदेमंद एंट्री मिल सकती है। बट जो लोग पहले से हैं 22, 23, 24 जिस भी प्राइस पॉइंट से, आप लोग कम से कम 15 से 25% के गेन पर हैं। यहाँ से और एक्सटेंड हो सकता है मूवमेंट, बिकॉज आपने पहले रिस्क लिया तो आप रिवॉर्ड के हकदार हैं। तो यहाँ से आपको लगभग 32 और 35 रुपए और 40 रुपए के टारगेट है जो आर पार में मुझे लग रहे आ जाएंगे। लेकिन फ्रेश बायर्स थोड़ा सजग हो जाओ, स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल है, अभी खरीदने की सलाह नहीं है, होल्ड करने की जरूरत है। एंड ट्रेडिंग जो करना है, अब यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी छोटा कर लीजिए फर्दर होल्डिंग के लिए 23 रुपए 50 पैसे का। चलिए ठीक, ये बात तो है इन दो छोटे शेयरों में। दो छोटे शेयर और SJVN की राय जो है मैं जानना चाहूँगा अमित सर से, और NHPC पे अंशुल सर से लास्ट कमेंट लेंगे पहले, लेकिन अमित सर से जरा बात कर लेते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी सर, SJVN ये भी अब 3%, क्या इनके भी जो लोग पुराने फंसे हुए हैं उनके भी अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? काफ़ी लोग हायर लेवल पे हैं इसमें सर, लंबे समय से वेट कर रहे हैं। सर 70 अगर छोटी अवधि के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लिया हुआ था तो एग्जिट कर जाना चाहिए 75 रुपए 80 पैसे के आसपास। यहाँ से और पोटेंशियल है 1.25 रुपए बढ़ने का, 75, 80। और अगर लंबे समय के लिए लिया हुआ तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके 65 रुपए पे ले आइए। इनफैक्ट उसके ऊपर भी 68 रुपए के नीचे जाने पर ही 65 रुपए की संभावनाएं बनेगी। तो 68 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए जिन्होंने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लिया, जो यहाँ पर मुनाफा नहीं लेना चाहते। और जो जिनका लावमाल और पेट भर रहा है वो 75 रुपए 80 पैसे के आसपास अपना लावमाल कर लीजिए। यहाँ से 1.25 रुपए की और तेजी आ सकती है। फ्रेश एंट्री की सलाह करंट मार्केट प्राइस पे नहीं है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है सर। SJVN आप ले लीजिए और एक और शेयर आप ले लीजिए सिर्फ लेवल्स को लेकर के। ये मीतू जी हैं, बहुत देर से परेशान है ACME सोलार को लेकर के। 280 पर बाई है, 6 महीने से होल्ड पर हूँ। प्लीज़ विपुल सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए अंशुल सर से, ठीक है? तो मीतू जी का सवाल सर, जी सर, और साथ में NHPC जो मैंने आपको पूछ दिया था सर, फिर आपने अपना गला खुद ही घोंट लिया सर। क्षमा चाहूंगा सर। एक्मे सोलर में सर एक्मे सोलर में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। 257 रुपीज से बाई दिया हुआ है। 124 दिन का जो ब्रेकआउट आया था उसका बाई कॉल अभी भी एक्टिव है। टारगेट 297 का पहला दिया हुआ है और 297 निकलता है तो 317 319 जोन तक जा सकता है। तो लोगों के पास लॉन्ग हो सकता है। मीडिया पे भी दिया हुआ है और इंटरनली भी क्लाइंट्स को दिया हुआ है। तो 297 और 317 ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 297 तो आ जाएगा, वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे कि 317 तक की पावर बची है कि नहीं बची है, बट 297 आ रहा है, वहां पे एक बार दोबारा से सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। और दूसरा सर वो NHPC, इन पे भी क्या लेवल आएंगे? दोबारा 100 के ऊपर जाएगा, कभी नहीं जाएगा? काफी लोग हाई लेवल पे हैं सर इसमें। सर देखिए अभी तो नहीं लग रहा है। हालांकि मंथली चार्ट पे मेजर 74.45 का लेवल स्वीप हुआ है। तो मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस है 83.18। तो 83 रुपए 18 पैसे स्विंग आई है मंथली का, वो आ सकता है। वहां पे रिव्यू करेंगे, अगर निकला तो फिर थोड़ा सा और स्ट्रेच करेगा, नहीं निकला तो वहां से वापस डाउन साइड खुल जाएगी। तो 83.18 पे दोबारा सवाल पूछिएगा। चलिए, ये बात NHPC और SJVN को लेकर के आ गई। अमित और सर आपका डिस्क्लोजर, हाँ आपको समय हो रहा होगा, रुक सकते हैं तो बैठिए। सॉरी नहीं मैं कह रहा था रुक सकते हैं तो बैठिए सर, अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करना। लेकिन चूंकि बाध्यता 11 बजे तक की मैंने साइन किया हुआ बॉन्ड, तो मैंने कहा भाई 11 बजे पहले आपको थैंक यू कर दें जी। अब आप पहली बार बोल ही दिए तो रुक ही जाते हैं फिर। वाह, चलिए फिर तो उसको एक्सटेंड करते हैं सर। थैंक यू। प्रदेश वालों को थोड़ा सा भी मनोहार मिले तो वो खाना पीना छोड़ के सब आपके काम में लग जाएंगे। क्या कह रहे हैं सर? सॉरी, हम मध्य प्रदेश वालों को थोड़ा सा मनुहार कर दिया जाए तो अपनी जान निछावर कर देते हैं। नहीं तो फिर ऐसे तो अगर मतलब बताइए हमको, हम मनुहारी सुबह से हम करते रहे, जाने ही नहीं देंगे फिर। क्या अंशुल सर सही कह रहा हूँ? हाँ एकदम सही कह रहे हैं सर। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अमला मैम, 2-3 शेयर और बचे हुए हैं, तो आप तीनों से एक एक शेयर और लेकर के फटाफट इस सेगमेंट को वाइंड अप करें ताकि 11:30 बजे अपलोड भी करना है, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अदानी पावर आप ले लीजिए, गोदावरी पावर आप ले लीजिए सर, क्या नाम है अमित सर। 2 शेयर अभी डिस्कस करते हैं, एक और सर किसे डिस्कस कर लेंगे। अमला मैम। ओके, आपने मुझे कौन सा स्टॉक दिया है? आप अदानी पावर ले लीजिए मैम। थैंक यू। ओके, तो मैं जस्ट एक कमेंट में खो गई थी। किसी ने बोला कि मैडम आपने 2 हफ्ते पहले बोला था एनर्जी स्टॉक से दूर रहो। भाई मैंने बहुत सारे एनर्जी स्टॉक्स दिए हैं, ऐसी बातें ना किया करो जिससे इंसान का मन खराब हो जाए, राइट?
तो एनर्जी स्टॉक्स रही बात, मैंने 2 हफ्ते के रिव्यू की बात की है कि 2 हफ्ते के देखेंगे कि दोबारा एवरेज करना है या फ्रेश बाय करना है, एंड वी वर कंटिन्यूअसली, विपुल जी तो साक्षी है उसी बात के, यही बोनस है ही साक्षी इस बात का। बिल्कुल। तो रिक्वेस्ट है, जो भी चीज आप किसी की भी, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट पर्टिकुलर वन, जो भी चीज आप लोग देखते हैं ना, हर चीज को देखो, एक स्टेटमेंट पकड़ा, जिद नहीं करना। अगर आप जिद करके बैठ गए तो दुनिया में सबसे महंगी चीज ना जिद ही है, तो उसको छोड़ दो। अगर कोई एक व्यू बनाया है, जैसे चीजें बदलती हैं आपको बदलना पड़ेगा, अदरवाइज जिद करके बैठो, लॉस करोगे या फिर प्रॉफिट नहीं करोगे। एनीवेज, आपने मुझे अडानी ग्रीन दिया है, ये अदानी पावर मैम, अदानी पावर जी फार। यस, थैंक यू, आपने मुझे अडानी पावर दिया है, ये समझाया बस इसलिए है ताकि जी। फ्यूचर में आप लोगों के काम आए। वेल, अभी भी यहाँ पर 205 250 के 240-50 वो टारगेट रेंज है, सेकंड होल्ड करके चलिए। खरीदने के लिए आप थोड़ा लेट हैं, अगर आप ये मानते हैं तो आपको अपना एक्सपोजर कम करना पड़ेगा, और उस एक्सपोजर के चलते एनीवेज मैं आज इसमें बाय रेकमेंड नहीं कर सकती, ये बहुत ऊपर है अभी। अगर आपको 170-75 मिले तो बाय करो, वरना जो पहले से है वो अभी 205 और 210 और 240-50 टारगेट के लिए होल्ड कर लीजिए। चलिए। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनकी ये पनिशमेंट के तौर पर आप लोग ले सकते हैं। That's all. चलिए ठीक, अदानी पावर हो गया। और सर आपकी राय जो है पावर पे जानना चाहेंगे, गोदावरी पावर पे। सर गोदावरी पावर अगर थोड़ा सा लंबा अवधि का नजरिया रखें, जैसे कि 3 से 6 महीने का, तो मुझे ऐसा लगता है 343 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। जी। 302 रुपए 20 पैसे चल रहा है। वैल्यू बाय दो पॉइंट पे होगा, एक तो करंट मार्केट प्राइस पे 20-30% ऐड कर सकते हैं। अगर 280 रुपए तक का कोई फॉल दिखता है वहां पर और एड ऑन करिए, और अगर 260 रुपए तक मिले तो वहां पर और एड ऑन करिए। यानी तीनों लेवल पे एड ऑन करना है 340-360 रुपए के टारगेट के लिए। और अगर थोड़ा और लंबा होल्ड करना है तो 400 प्लस के भी भाव दिख सकते हैं। तो 300 करंट मार्केट प्राइस 280, 260 इस तरह से एक्यूमुलेट करिए इसको। चलिए ठीक है सर, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी गोदावरी पावर को लेकर के। दो में कन्फ्यूजन था, पीएफसी डिस्कस करें या पावर ग्रिड, तो दो में से पीएफसी सर राय ले लेते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं। तो पीएफसी पे अभी क्या करना चाहिए, मर्जर की भी बात थी आरईसी के साथ, कई सारी फंडामेंटल खबरें भी थी, सरकारी कंपनी है, कैसा लग रही है आपको? सर देखिए, पीएफसी में डिस्क्लेमर के साथ पहले तो गोदावरी रिफाइनरी 339 होगी, 340 का टारगेट था, तो पहले इसको आधा या आधे से ज्यादा बुक कर लीजिए, ताकि और स्टॉप लॉस रिवाइज करके कॉस्ट पे कर लीजिए, ताकि अब घर से कुछ भी पैसा ना जाए, जो आए कम से कम घर में आए। चलिए, तो फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ पर हिट हो गया है। तो ये जो है गोदावरी बायो रिफाइनरीज इंट्रा प्रोग्राम कॉल जो है वो टारगेट अपना लक्ष्य भेद करके आती हुई 340 का टारगेट दिया गया था। आप चाहें तो एक बड़ा हिस्सा जो है इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर, 339 का लेवल है, 339.5 का। जी सर, 340 हो गया, 340 हो ही गया। चलिए ठीक है, फिर तो टारगेट हिट हो गया। सेकंड टारगेट के लिए क्या करना है, कितना 50% बेच दें सर? अभी आधा बुक करके आधे पे स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर लीजिए, ताकि पैसा घर में आए और दूसरा टारगेट अचीव हो तो आपका पैसा बढ़ जाए। ये बात सर बहुत शानदार है। जी सर, मुबारक हो सर। पीएफसी पे लौटे सर, पीएफसी में डिस्क्लेमर दूंगा, यहाँ पे मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाय दिया हुआ है 425 रुपए पे, यहाँ पे 240 रुपए, 240 दिन का ब्रेकआउट आया था, ठीक ठाक वॉल्यूम से आया था, 425 रुपए से बाय दिया हुआ है। एक स्विंग हाई है वीकली चार्ट पे 462 रुपए का ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी वीकली स्विंग हाई नहीं, ऑर्डर ब्लॉक है 462 रुपए का, वहां तक जाते हुए दिख रहा है। वहां जाते जाते प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कोई बहुत लंबा ट्रेड नहीं है, 20 रुपए का ट्रेड है, 425 रुपए से लगभग 445 और 462 का 462 आते हुए दिख रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकलना है। चलिए, ये बात निकल करके आई है पीएफसी को लेकर के। बहुत सारे शेयर अभी डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी के लिए इस सेगमेंट को यहीं पर विराम देंगे। और इस सेगमेंट पे विराम देने से पहले एक कॉल और इसमें ऐड कर लेते हैं। इनफैक्ट एक रचित जी का मैसेज आया हुआ है, रचित जी की कॉल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। रचित जी की तरफ से एजिस लॉजिस्टिक्स पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है और 662 के आसपास खरीदें। स्टॉप लॉस 642 का रखने की सलाह उन्होंने दी है। टीडी पावर हटा दीजिए, इस पर टारगेट अचीव हो गया ना, इसको हम 1 बजे ले लेंगे, समय नहीं है। जो है एजिस लॉजिस्टिक्स में 642 का स्टॉप लॉस, टारगेट 698 का, 736 698 736 दो टारगेट उनकी तरफ से यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है 642 642 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 698 736 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक्स पे भी रखें नज़र। रचित खंडेलवाल जी की तरफ से ये कॉल आई है, जैसे ही यहाँ पर कोई परिवर्तन, बाकी 1 बजे वो जुड़ेंगे ही तो और अपडेट ले लेंगे, उससे पहले टारगेट अचीव होगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे। अभी फिलहाल 665 पे ट्रेड करता हुआ 664
698 का टारगेट पहला, 736 का दूसरा। तो ये फिलहाल 7.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करेंगे और फटाफट जो है अगले सेगमेंट की भी तैयारी करेंगे। उससे पहले एक टिप्पणी दर्शक के लिए देते ताकि छोटा सा एक हमें भी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। और ये जो है बॉम्बे डाइंग को लेकर के सवाल आया है। अंबाला जी आप ले लीजिए इसको। बॉम्बे डाइंग पे आपकी शायद कॉल भी थी, वो कह रही हैं कि मैम ने कॉल दी थी 110 का टारगेट हो गया, अभी बुक करें या नहीं करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि अंशुल जी की कॉल हो, अमित जी की कॉल हो या अंबाला जी की कॉल हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से अगर बताया ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, फिर वो लेवल आने के बाद ये क्यों पूछना कि बुक करें कि ना करें? उन्होंने बताया तो इसीलिए ना कि आप बुक कर लें। चलिए मैम, कोई कमेंट अगर बॉम्बे डाइंग पे करना चाहे तो। ऑलराइट, होल्ड करिए। अभी आपको इसीलिए पूछ रही है तो अभी 110 पर है, आधा बुक कर दो। लेकिन अगर आपका थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, प्रॉफिट को देखकर थोड़ा लॉस में कन्वर्ट होने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इन माय ओपिनियन आधा बुक कर लो। बट फिर भी अभी यहाँ पर 120 150 के टारगेट है, आ जाएंगे। तो इट डिपेंड्स अगेन, अगर आपकी क्वांटिटी ठीक ठाक है, 10-15% का प्रॉफिट आपको मिल ही रहा है, अभी भी आप बुक करो, लेकिन आधा। बाकी फ्रेश बाय किसी को करना है तो 105-6 के पास में, उससे पहले नहीं। टारगेट जो रिवाइज्ड है, यानी सेकंड एंड थर्ड टारगेट जो है वो 120-115 की रेंज का था, तो 120 राउंड फिगर, 150 सेकंड टारगेट। अब आप वेट कर सकते हैं अगर आप आधा होल्ड कर रहे हैं तो। जाने की ऊपर गुंजाइश बहुत ज्यादा है, इसलिए सजेशन है सिंसियर होल्ड करके जाना। चलिए, फ्रेश ये नहीं खरीदना, 105 के पास खरीदना है फ्रेश। ठीक। चलिए अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। थोड़ी देर में हर्ष आने वाले होंगे। हर्ष के पहुंचने से पहले जितने ज़्यादा शेयर हम डिस्कस कर लें वो कोशिश रहेगी हमारी। तो एक एक करके उन तमाम शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं जो कि आज अच्छे मोमेंटम में भी हैं। आज तो खैर पूरा बाजारी मोमेंटम में है। कोशिश करेंगे इसमें कुछ एक डिफेंस स्टॉक्स को भी डिस्कस करने की और रिवले पे भी बातचीत करनी है। शुरुआत अंशुल सर से करना चाहेंगे इस बार। और अंशुल सर, रेलटेल के साथ शुरुआत करेंगे। रेलवे में दोबारा लौटी है जान, और क्या रेलवे पकड़ेगा रफ्तार? पहला सवाल आपसे। और रेलटेल पे अभी क्या करें, दूसरे सेगमेंट का पहला सवाल। 14% की तेजी कैसे देख रहे हैं 325 के आसपास के लेवल को आप? अंशुल सर, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। स्ट्रेच करेगा ऑन द अपसाइड 1870% वॉल्यूम राइज है 28.9 मिलियन का, और गैप के साथ स्विंग हाई निकाला है 298.75 का। तो एक लोअर डिग्री चार्ट पे ब्रेकआउट बना है जिसका पहला टारगेट 336 रुपए 80 पैसे होना चाहिए, और ये निकलता है तो अगला टारगेट आपको मिलेगा 357.35 का। तो बाउंस बैक कर रहा है, लंबी मंदी के बाद बाउंस बैक है, तो बाउंस बैक थोड़ा सा 357 तक स्ट्रेच करना चाहिए। मंथली चार्ट पे 9 महीने में 48% गिरा था, 50% रिट्रेसमेंट इसमें आनी चाहिए। 337 और 357 ये दो टारगेट रहेंगे। ये बात यहाँ पर निकल के आई है रेलटेल को लेकर के। सर, इरकॉन देखिए आप, इरकॉन पे अंबाला मैम की भी कॉल थी यहाँ पर। तो ये जो है पहले थी और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्या रेलवे में जो 1.5 साल 2 साल से लोग फंसे हैं उनको एक निकलने का मौका मिल पाएगा अब? क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया है क्या? और अब ये जो साइकिल घूमती रहती है, ये साइकिल रेलवे की तरफ आएगी क्या? अमित सर, आप बताइए। 0.25% की तेजी इरकॉन 140 पे। और इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे बिल्कुल मतलब जो है लेवल टू लेवल चलते रहें क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जी विपुल जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एकदम से बहुत बड़ी तेजी आ जाए करके। अभी 140-141 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। बेस्ट पॉसिबल अपसाइड 146 रुपए और 151 रुपए। 151 के बाद आप जो कह रहे हैं कि आप बड़ी तेजी का आगाज हो सकता है, तो हाँ 151 के ऊपर हो सकता है। वरना हो सकता है, या अगर किसी के पास शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से लिया हुआ था तो उसको एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए 145-150 के बीच में। करंट मार्केट प्राइस में अगर बाय करना चाहते हैं तो 132 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। जब तक 132 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक वापस से 107-108 आने की संभावना कम है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। JWL मैम, सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन 10-10 सेकंड के उत्तर रहे कि रेलवे को लेकर के क्या अब दोबारा ये वक्त आ रहा है रेलवे का? काफ़ी लोग लंबे टाइम से फंसे हुए हैं मैम। जैसे पावर में रिकवरी आ रही है, NHPC वगैरह में भी काफ़ी टाइम हो गया, तो क्या रेलवे का भी वो टाइम आ रहा है क्या? यस और अभी लेने लायक रिस्क या एवरेज करके अगर आप चल रहे हो, इन्वेस्टर बन के बैठो। ट्रेडर वाला समय गया, ट्रेड वाला समय नहीं है अभी। तो अगर आपको इन्वेस्टर बन के बैठना है, दिस इज द टाइम वेयर यू शुड थिंक ऑफ बाइंग रेलवे स्टॉक्स ऑल्सो। आपकी पसंद का स्टॉक लो, चाहे आप रेलटेल लो, JWL लो, योर चॉइस।
लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि इन स्टॉक्स में मूवमेंट जो है आगे बन के चलने वाला है। अब जितना जल्दी आप समझेंगे उतना टाइम से आपकी एंट्रीज होगी, जितना लेट आप समझेंगे उतना लेट आपकी एंट्री होगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग गोइंग टू हैपन। ठीक, अभी क्या करना है जुपिटर ड्रैगन पे लेवल मैम, ये तो बताया नहीं आपने। 273 पर है विपुल जी, मेरी नजर में तो बाय है और मैं इसको एक्यूमुलेशन जोन दूंगी, मतलब मैं रादर मैं आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी के तौर पर दूं, आप इसको खरीदो और अगर ये 220 तक भी आए वहां भी खरीदना, बिकॉज छोटे टारगेट नहीं है जो इसमें आने वाले हैं। एंड मार्क माय वर्ड, 15 अप्रैल 2026 में बोल रही हूँ ये बात, छोटे लेवल्स नहीं है जिसमें आने वाले हैं, बड़े मूव्स आपको मिलेंगे। इसका पहला ही टारगेट आपको मेरी नजर में 380 का है और आज जब मैं ये बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे, तो 273 पर ये अभी है। दैट मींस आई एम टॉकिंग अराउंड 40% अपसाइड एट फर्स्ट टारगेट, तो वो पोटेंशियल है इसमें। तो आप एक्यूमुलेशन करिए, जो भी आपको लगता है खरीदना है, थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो 220 के पास बढ़ा लेना। एक क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगी 200 का, क्योंकि टारगेट 380 के बाद फिर बड़ा जंप है 450 का, और ये आपको 6 महीने का ही समय लग सकता है। ये समय है जहां पर आप अपनी जो पुरानी आपकी पोजीशन फंसी है, अगर आप चाहें तो इस बार उसको अटेम्प्ट करके निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो जरूरी नहीं है कि रेलवे का पैसे से रेलवे का ही बनाना है, दूसरे भी स्टॉक से। ठीक, चलिए ये बात है। 380 के टारगेट, 200 का स्टॉप लॉस। आरवीएनएल पे आ जाते हैं। आरवीएनएल 0.4% ऊपर, 282 का लेवल। अंशुल सर देखिए जरा, क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, कोई रिकवरी, इस रिकवरी में कहाँ तक जा सकता है? एक महीने में 5-6% की रिकवरी रही है, आपका व्यू आरवीएनएल पे? सर आरबीएनएल में वीक बाउंस बैक है, 50 डे मूविंग एवरेज खड़ा है 288 पे, वहां तक स्ट्रेच कर सकता है। 288 निकला तो फिर एक बार 314 315 तक जाएगा। ऑन दी अपसाइड वापिस से ओवरहेड सप्लाई जो टेक ओवर करने की रेंज है वो 314 315 है, वहां तक खिंच सकता है। बट मैं ट्रेडिंग के लिए अभी अवॉइड करूंगा। ट्रेडिंग के लिए फिर भी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था स्टॉक, उसमें ज्यादा अच्छा वॉल्यूम था, वहां भले कर सकते हैं, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। वॉल्यूम राइज नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। चले, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आरबीएनएल को लेकर के, ये बात अंशुल जी की तरफ से निकल के आई है। और आते हैं जो थोड़ा सा डिफेंस भी इस सेक्टर में कवर कर ले। मझगांव से शुरू करना चाहेंगे आपके साथ। मझगांव 1.5% ऊपर, 2500 का लेवल क्रॉस हुआ है। काफ़ी लोगों की कल परसों क्वेरी थी मझगांव को लेकर के। क्या करना चाहिए सर? अमित सर, आपका व्यू क्या होगा 2540 के आसपास? विपुल जी 2580 2600 रुपए के आसपास सप्लाई गजब की दिख सकती है। अगर 2600 रुपए के ऊपर निकलता है तो 2660 और 2720, तो ये सारे सप्लाई जोन है। अभी तो बाजार सर सारा बाजार रेलवे काउंटर हो या डिफेंस काउंटर हो, डेली चार्ट में एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन वीकली चार्ट में पोटेंशियल दिखा रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है बाजार। अगर मझगांव 2500 रुपए के आसपास मिलता है, 2500 से 2450 रुपए की रेंज में, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए 2320 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। 2600 और 2650 2700 रुपए के टारगेट हम देख सकते हैं। वैल्यू बाय करने की देखिए, एकदम से इंपल्सिव बाइंग मत करिए। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अवधि के साथ ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर सर हर भाव अच्छा है, क्योंकि आप इंसान हो या बाजार हो, जाना ऊपर ही है। वाह, बहुत शानदार, ये जो है अद्भुत। अब बात कर लेते हैं जीआरएससी को लेकर के। मैम, जीआरएससी पे आपका व्यू क्या है? और रेलवे पे और आपकी मतलब कोई शॉपिंग लिस्ट है? सिर्फ नाम है ना, समय क्योंकि ज़्यादा हो गया है, और सिर्फ जीआरएससी के लेवल। ओके, तो शॉपिंग लिस्ट पहले बता देती हूँ। रेलवे में मुझे आईआरसीटीसी, जेडब्ल्यूएल, रेलटेल और थोड़ा सा इंडस्टार, मतलब कॉम्बिनेशन में है वो, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका है वो कॉम्बिनेशन में। तो 4 स्टॉक्स है जो मुझे आज भी लगता है एज ऑन 15 अप्रैल 2026 आज के मार्केट रेंज पर भी अगर हम खरीदे तो राउंड फिगर जो मार्च के आपके लो बने हुए हैं, मार्च 2026 के जो लो है, वही स्टॉप लॉस कंसीडर करो एंड वेट फॉर न्यू, मतलब कम से कम 15 से 40% के अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उतना ही समय था 4 स्टॉक्स के नाम लेने के लिए। आपने दूसरा स्टॉक मुझे दिया है जीआरएससी, राइट जी, जो कि अभी विपुल जी टारगेट के पास में आ रहा है। तो अभी इन्वेस्टर हो तो बाय करो। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी थोड़ी मिस हो गई है, रिस्क नहीं बैठेगा अदरवाइज, क्योंकि सिंस वी रिकमेंडेड इट लगभग 15% आ चुका है वहां से। आगे के लिए मैं टारगेट वेट करने की सलाह जरूर दूंगी। अगर आप हैं 2900 से 3500 के राउंड फिगर टारगेट से, ये टारगेट्स अभी भी ओपन है, होल्ड करके चलोगे तो बढ़िया है। ट्रेड मत करो, इन्वेस्टर बन के बैठो तो फायदा, नहीं तो नुकसान है, ऐसा लग सकता है। ठीक, प्राइवेट प्लेयर में एक शेयर जो कि धुरंधर बन के निकला है जो है पारस डिफेंस, 4-5 दिन के अंदर 12-12.5% की रैली, एक महीने में 20% की रैली, 760 पे आ गया। अंशुल सर, अभी पारस डिफेंस में और ज़्यादा अपसाइड बाकी है क्या? काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा है, और कैसे कैसे देख रहे हैं इसे आप?
तो पारस डिफेंस में मंडे के सेशन में ब्रेकआउट आया है। इसने गैप के साथ 8 अप्रैल वेडनेसडे को 10-20-50 निकाला था, पुल बैक लेके मंडे को ब्रेकआउट आया है, ऊपर 790 रुपए टारगेट है ब्रेकआउट का, तो अभी भी 45 रुपए की अपसाइड बची हुई है। अभी भी 45 रुपए की अपसाइड बची हुई है। इस बीच आइडिया फोर्ज एक और प्राइवेट प्लेयर, सर आप देखिए अमित सर 460 के आसपास, 4.5% ऊपर। आइडिया फोर्ज पे चार्ट्स क्या कह रहे हैं सर? आइडिया फोर्ज जी, FORG आइडिया फोर्ज स्क्रीन पर है, 460 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, अच्छा मोमेंटम जी। सर आइडिया फोर्ज अभी मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है 470 रुपए और 475 रुपए तक। या करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रखिए। किसी के पास लिया हुआ है तो 470 और 475 के आसपास एक बार अपना लावमाल कर लीजिए। ये बात यहाँ पर है। तो अभी सर क्या करना चाहिए अभी प्रॉफिट बुक करने के अगर रिस्क लेना है करंट मार्केट प्राइस में तो 445 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट इंटैक्ट है 470 और 475 रुपए के। 470 475 के टारगेट, चलिए ठीक है। ये हो गया आइडिया। मैम डेटा पैटर्न पे जरा व्यू देखिए, जरा डेटा पैटर्न कैसा लग रहा है। एक और प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर कैसा, क्या करना चाहिए? फाइन। लोधा भी देख सकते हैं, लोधा डेवलपर्स, जब भी समय हो, अगर समय है तो, अदरवाइज इट्स फाइन। डेटा पैटर्न 3485 पर है, फ्रेश बाय भी है, पुराने पोजीशंस को होल्ड भी है, 3750, 4000 और फिर बड़े टारगेट की जो बातचीत की थी कि अगले साल जून जुलाई तक 5000 तक जा सकता है, तो वैसी प्लानिंग करो और उस हिसाब से पोजीशन को बाय करके जा सकते हैं। रही बात स्विंग ट्रेड की, तो 3480 के पास में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कल का लो 3200 का रखिएगा और टारगेट स्विंग के लिए होंगे सिर्फ 3750 के। चलिए ठीक है, ये बात हो गई डेटा पैटर्न को लेकर के। PSUs में BL एक बार फिर से जरा डिस्कस कर लेते हैं। BL में हम लोग लगातार, मतलब ये एक ऐसा शेयर रहा जो नीचे जाने को राजी नहीं था और अच्छा मोमेंटम रहा। और तब तक आप जो है अगली कंपनी पे BDL निकाल लीजिएगा अमित सर। सर पहले आप BL देखिए अंशु सर, ये काफ़ी मजबूत रहा सर बाकियों के मुकाबले। सर BL देखिए कंटिन्यूसली इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ रही भी है, ब्रेकआउट सस्टेन भी किया है, बट फॉलो थ्रू एक्शन मिसिंग है। ब्रेकआउट आया था 28 जनवरी को, उसके बाद से साइडवेज ही चल रहा है रेंज में, नीचे 410 और ऊपर 460। तो इंटरेस्ट आना चाहिए 460 रुपए के ऊपर। अगर 460 निकले तो फिर मोमेंटम बनेगा, तब जरूर बाइंग कर सकते हैं। अभी मैं अवॉइड करके चलूंगा क्योंकि इतना लंबा समय 28 जनवरी से ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने निकलने को आ गए, फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। 397 अगर गलती से भी टूट गया तो एकदम मुंह के बल गिरेगा 295 तक। मैं भी अवॉइड करूंगा। 360 निकलता है तो भले इंटरेस्ट आ सकता है। नहीं क्या मतलब 290 नीचे की तरफ क्या बताया आपने, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए अपनी बात। 460 निकलता है तो बाइंग का इंटरेस्ट आएगा, 397 टूटता है तो फिर एकदम से 295 की तरफ चल देगा। अभी अवॉइड करना है, 460 निकले तो ही बाइंग करना है। चलिए 460 निकले तो ही बाइंग करना है, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए चलते हैं सर के पास। सर BDL, सर BDL अभी करंट मार्केट प्राइस में तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर ये 1330 रुपए से 1313 रुपए तक की रेंज में मिले तो वहां पर बाय एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट होंगे 1375 रुपए और 1405 रुपए तक के। तो करंट मार्केट प्राइस में लेते हैं तो रिस्क रिवार्ड सही नहीं बैठता है। ओवरऑल इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1270 रुपए का। 1270 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये एक्यूमुलेट करेगा। तो 1313 तक की डिप को एंजॉय करिए। टारगेट होंगे 1370 रुपए और 1400 रुपए तक के। चलिए ठीक है। मैम HL 3500 पे आपने बोला था और अब 4200 का भाव आ गया, वहाँ से चलते हुए काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। और कितनी उड़ान बाकी है HL के अंदर, और क्या अभी भी नए लोग सवारी कर सकते हैं इसमें, या फिर जो पुराने हैं उनको ही बैठे रहना चाहिए? देखिए HL इज अ क्वालिटी स्टॉक, इट गॉट इट्स कंफर्मेशन कि 4500 और 5200 जा रहा है। सो आप लेट हैं उस चीज के लिए आपको अगेन प्राइस जो है उसकी सजा हमेशा देता है, या तो स्टॉप लॉस बड़ा लेगा या फिर जल्दी लेगा, ये रहता है। तो 3900 का स्टॉप लॉस अगर आपको वाइबल लगे, जिसमें कि 4500 और 5000 के टारगेट है, जो आप 5500 कहना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि रेंज है 5000 से 5500 की, बट फिर भी 4500 से 5200 तो मिनिमम है जो आपको लगता है कि आ जाएगा। तो आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड को आज भी प्लान कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट कि आज 4200 का प्राइस अलर्ट आया है, मतलब 4200 का फर्स्ट टारगेट आ चुका है, विच इज लाइक, अगर मैं
जस्ट राउंड फिगर बोलूं तो 10 से 15% गेन पर आप हो। जो ऑलरेडी है उनको बुकिंग की सलाह मैं नहीं दे रही, होल्ड करो। 4,500 और 4,000 5,200 आ रहा है। जो लोग फ्रेश खरीदना चाहते हैं दे कैन। अच्छा स्टॉक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जरूर होगा 10-5% का, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है मैम, लास्ट काउंटर इसका डिस्कस कर लेते हैं BEML को लेकर के, जो कि रेलवे और डिफेंस दोनों के बीच की कड़ी है। सर क्या व्यू रहेगा आपका अभी BEML को लेकर के? सर देखिए, BEML में 102 दिन में 40% की डाउन मूव रही है और पहली बार 10, 20, 50 के ऊपर आया है, तो 50% रिट्रेसमेंट 1750 पे है, वहां तक तो आ सकता है। जस्ट उसके ऊपर स्विंग हाई भी है 1780, 1750, 1780 की जोन जरूर आ सकती है स्टॉक में। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है BEML को लेकर के। इसी के साथ इस सेगमेंट को भी अब समाप्त करेंगे और दोपहर 2:30 बजे आप लोगों को ये सेगमेंट मिल जाएगा। और इस बीच चीनी से जुड़ा हुआ हमारा सेगमेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसको आप लोग तब तक देखते रहिएगा बीच बीच में जब भी समय मिले। लेकिन अभी के लिए देखिए आप ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेश के सवारी। जी हाँ, क्या कह रहे हैं ब्रोकर? बाजार की इस तूफानी रैली के बाद उनके रडार पे कौन से शेयर आ रहे हैं? और एक से अच्छा, अब मुझे देख के ताजुब लगता है कि बहुत सारे शेयर हर समय साथ जुड़ चुके हैं। हर से जो अब रिकमेंडेशन आ रही है, चाहे ग्रो को लेके या बाकी लोगों को लेके, हमारे एक्सपर्ट के रडार पर वो काफ़ी पहले से आ गए और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कौन कौन से शेयरों को लेकर के आए हैं? आज मैं देख रहा था बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग शेयर्स हैं, बताइए शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? जी, जिंदल 100 से हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और एलारा कैपिटल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह 280 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने अर्निंग की बात करी है, यहाँ पे कमाई की बात करी है, तो इन्होंने कहा वित्त वर्ष 27 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग रिकवरी की काफ़ी उम्मीद इनको दिख रही है। ऑर्डर जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुँचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है। साथ ही इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार का फोकस जल जीवन मिशन के ऊपर है, तो ऐसे में जो पाइप की जो डिमांड है वो भी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। ग्लोबल पाइपलाइन का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी बढ़ रहा है, खासतौर पे जिस तरीके से एनर्जी का ट्रांजिशन हम लोग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है कंपनी की तरफ से बढ़ते हुए दिख रहे हैं और डोमेस्टिक निर्भरता जो है वो भी काफ़ी पॉजिटिव नोट पर है। चलिए ये बात जिंदल 100 पे 280 के टारगेट इलारा कैपिटल की तरफ से दिए गए हैं। और आपको बता दें कि कल हमने एक हर से एक सेगमेंट किया था अंबाला मैम और मुदित जी के साथ, उसमें 11 खिलाड़ी उतारे थे और उन 11 में जिंदल 100 भी मौजूद था। इसको जो है मुदित जी ने सेलेक्ट किया था जिंदल 100 को, तो ये लिस्ट में था कल के। और चलिए अंबाला मैम से शुरू करते हैं। अंबाला मैम, क्या व्यू है आपका? 280 के टारगेट इलारा की तरफ से दिए गए, सहमत हैं इस टारगेट से? वेरी मच, मैं 300 तक के टारगेट देख रही हूँ और डिस्क्लोजर 19 जनवरी को 175 के भाव पर मेंबर्स को रेकमेंड किया है और 300 तक के टारगेट मैंने दिए हैं। और जो व्यू है वो लगभग आपका मतलब मिड टर्म व्यू था, तो अभी वो पूरा नहीं हुआ है सारे टारगेट्स। 170-175 की रेंज की एक्सपेक्टेशन है। करंट जो प्राइस है वो 216 का है एंड आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद दिस अपसाइड मूवमेंट। इन्होंने 280 बोला है, मेरे 300 तक का टारगेट है, इस साल का आ जाएगा। तो आप इसमें फ्रेश लॉन्ग भी लेकर के चल सकते हैं अगर आपका व्यू है। मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है, जनवरी को ही हमने इसको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी मेंबर्स को दिया था। बहुत शानदार मैम। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं, हर्ष के पास। और अच्छा सर, ये 30 मई को आपका बर्थडे है क्या? बहुत लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये सही बात है? ये कह रहे हैं कि सर एक बार कंफर्म कर दीजिए अंशुल जी से। अंशुल सर, आपका बर्थडे है क्या सर 30 मई को? नहीं सर, मेरा अवतरण दिवस है। जबलपुर ने 2 ही तो अच्छी चीज दी है, एक बेराघाट और एक मैं। अद्भुत, वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। ये जो मतलब जो है ना, रस लेने का आनंद है आपका, अद्भुत, जबरदस्त। चलिए हाँ, थोड़ा सा हर्ष बाबू से ज्ञान लेते हैं। हर्ष बताइए, क्या अगला काउंटर कौन सा होगा? सर वैसे अंशुल जी को एडवांस में सर शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेर, मतलब अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। अवतरण हुआ कब था वैसे सर आपका? ये 1986 में। नहीं, साल नहीं जानना सर, वो मतलब खाली दिन जानना। 30 मई 1986 के दिन एक भविष्यवाणी हुई थी, ऐसे हाँ, 8वां पुत्र जो है वो कंस का नाश करेगा और उसके बाद अवतरण हुआ आपका। वाह, अद्भुत, बहुत शानदार अंशुल सर। चलिए तो अब वो तो जब आएगा आपका बर्थडे तो आपको जो है अवतरण दिवस पे जो है आपके जो है बधाई संदेश दिए जाएंगे। अभी के लिए हर्ष से जान लेते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, विशाल मेगा मार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
एलारा कैपिटल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 130 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इनका यहाँ पे ये कहना है कि जिस तरीके से अप्रैल की बात कर लीजिए, एफएमसीजी की बात कर लीजिए, जनरल मिक्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो फुटफॉल है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अगर आप देखें तो 100 में से 75% कंपनी जो है वो खुद का माल बनाती है और बेचती है यहाँ पर, तो हाई मार्जिन्स और प्राइसिंग पावर साफ तौर पे दिखती है। इसके अलावा वित्त वर्ष 26 से लेकर 28 के बीच में रेवेन्यू अगर आप देखें साल दर साल के हिसाब से वो 18%, एबिटा जो है वो 21% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। एसेट लाइट मॉडल है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है, बेटर रिटर्न है, और टियर 2 और टियर 3 में कंपनी जो है वो एक्सपेंशन और कर रही है, जो आने वाले समय में जो हो सकता है मार्जिन और बढ़ते हुए दिखें। लेकिन एक रिस्क जरूर है कि पिछले कुछ समय में हमने देखा था प्रमोटर्स ने अपने जो स्टेक है उसको डाइल्यूट किया था, तो वो एक जरूर कंसर्न रहेगा। चल ठीक है। सर आपका व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, व्यू आपका विशाल मेगा मार्ट को लेकर के? अमित सर। विपुल जी, करंट मार्केट प्राइस में तो सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 88-89 के आसपास एक बार मिलना चाहिए। ये वहां पर मिलता है तब 130 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में लेंगे तो 120-121 के आसपास हर्डल है इसका, और 120-130 को क्रॉस नहीं, 120-121 को क्रॉस नहीं कर पाया तो वापस से 90 रुपए तक गिर सकता है। तो बेटर ये कि करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करके 90 के आसपास मिले तो वहां पर एक्यूमुलेट करिए। 130 के टारगेट तब लग सकते हैं जब वो बॉटम लग जाए। ठीक सर, ये बात हो गई विशाल मेगा मार्ट को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलते हैं अब हर्ष के पास दोबारा, और इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं सर रतन इंडिया पावर ले लीजिए, आप पावर पे डिस्कशन। सर थोड़ा लेट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, 1 बजे डिस्कस कर लेंगे सर, अभी के लिए रहने देते हैं। तो चलिए हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, बिलियन ब्रेन की यानी कि ग्रो की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी बोफा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 235 रुपए के यहाँ पे टारगेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो इनका मानना है कि आने वाले दिनों में और कंपनी के साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पे हर साल औसत के हिसाब से देखें तो 30% की ग्रोथ इनको वित्त वर्ष 26 से लेकर 28 के बीच में दिखती है। इनको कंपनी के रेवेन्यू में और तेजी उछाल देखने को मिल सकता है, इनका ये मानना है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 100 रुपये के हिसाब से अगर एक आकलन लेके चले तो 67 रुपीज़ जो इसके हिसाब से इनका एबिटा मार्जिन जो है बढ़ता हुआ दिखता है। कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से कमाई जो है उससे ज़्यादा होती हुई दिखेगी आने वाले दिनों में। और साथ में इनका ये भी कहना है कि अगर वैल्यूएशन की बात करें पी के हिसाब से FY28 के हिसाब से 39x के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो बेहतर वैल्यूएशन दिखाते हैं। लेकिन रिस्क ज़रूर है, अगर मार्केट कमज़ोर होती है या फिर जो लॉक इन पीरियड आते हैं वो एक कंसर्न ज़रूर है। चलिए ठीक। ग्रो ने काफ़ी शानदार ग्रो किया, लगातार हमारी चर्चाओं का हिस्सा रहा और सारे लक्ष्य से भेदते हुए आगे बढ़ रहा है। अब जो है यहाँ पर रडार पर आया है विदेशी ब्रोकरों के। अंशुल सर आपका व्यू क्या होगा? 235 के टारगेट 206-7 तो आज ही क्रॉस कर गया है, क्या व्यू है सर आपका? सर डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। सुबह 205 रुपए में बाई दिया था 212 के टारगेट के लिए, तो अभी 2 बजे टाई पहन के टारगेट डन भी चिल्लाऊंगा। अब मैं इस तरह से बाई तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग जो आई है थोड़ी सी दिक्कत भरी दिख रही है। अगर ये क्लोज होते होते 201-202 के आसपास क्लोज करता है तो फिर पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना चाहिए। नीचे 187 तक आ सकता है। क्लोजिंग अगर 206-208 के ऊपर आती है तो फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा। और वजह ज्यादा दिक्कत की इसलिए दिख रही है कि एंजल ब्रोकिंग और BSE में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो मतलब अक्रॉस द बोर्ड इस सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो थोड़ी सी अगर लॉन्ग है और अच्छे प्रॉफिट में एटलीस्ट 50% तो बुक कर ही लेना चाहिए। चलिए ठीक है। अंबाला मैम फैन के नाम से एक आईडी बनाई दर्शक ने। मैम देखिए आप भी मतलब जो है पॉपुलर कितना मतलब ज़बरदस्त कह रही। मैं भी जबलपुर से हूँ विपुल जी, आप और अंबाला मैम आए, बेड़ा घाट की बोटिंग करें और वहाँ आपको लोटपोट वाली शायरी भी मिलेगी बोटिंग के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये भी जबलपुर से हैं, आना पड़ेगा बेड़ा घाट। जब इतने लोकप्रिय लोग बेड़ा घाट से बैठे हुए। अमित सर कुछ कह रहे हैं? जी सर। भेड़ा घाट में जब आप जाते हैं वहां पर बोटिंग फैसिलिटी है, और वो बोटिंग जो आपको करवाते हैं उन लोगों को बहुत सारी शायरियां आती हैं। अच्छा, तो आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देके हिस्टोरिकल नॉलेज देते हुए पूरी सैर करवाते हैं भेड़ा घाट, और वहां से संगमरमर बहुत निकलता है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी जगह है। लग रहा है। अशोका जो पिक्चर शूट हुआ था करीना कपूर और शाहरुख खान जी का, वो वहीं पर हुआ था।
नदी में मगरमच्छ भी रहता है। वाह। चलिए, नहीं भाई साहब, बहुत ऐसा शानदार, बोलते हैं वहाँ के बोटिंग वाले, डराते हैं। वाह वाह, बहुत शानदार। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? आईसीआईसी प्रू की बात कर लेते हैं, आखिरी कंपनी है यहाँ पे। और सिटी की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 3,900 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा Q4 के जो नतीजे इनको काफी पसंद आए, स्टेबल स्थिति देखने को मिली है। अगर आप AUM की ग्रोथ की बात करें, भले ही थोड़ा धीमापन जरूर रहा हो, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स के वीक होने की वजह से इसका असर जरूर देखने को मिला है। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो कम है, प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करती है यहाँ पे। चाहे आप सिप की बात कीजिए, लमसम की बात कीजिए, दोनों पैरामीटर पे कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टरली एवरेज AUM की अगर आप बात करें तो उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ है, आने वाले क्वार्टर में भी और बेहतर स्थिति दिख सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है नए प्रोडक्ट्स जो है वो फ्यूचर की ग्रोथ जो है वो डिसाइड करेंगे यहाँ पे, और आने वाले दिनों में एक इक्विटी के लिहाज से अगर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है तो वो भी बेहतर रहेगा यहाँ पर। चलिए, ये बात है। जो है अंबाला मैम का भी नंबर है। हाँ, अंबाला मैम, ऐसे पोटेंशियल 3900 के टारगेट, क्या व्यू रहेगा आपका? आज नहीं खरीदना है, रिकमेंडेशन में रह चुका है, लेकिन अब जिनको खरीदना है टारगेट के ऊपर आया, बट वो अभी आपको दोबारा खरीदने के लिए पेशेंस लगेंगे। टारगेट जो उन्होंने दिए अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको, ये 4,500 तक जा सकता है इन माय ओपिनियन। डायरेक्शन से सहमत हूँ, लेकिन टारगेट से नहीं, और करंट प्राइस पर आपको खरीदना नहीं चाहिए। यू शुड ट्राई टू बाय दिस स्टॉक अगेन क्लोज टू 3,000, करंट प्राइस है 3,200 का। विपुल जी, मैं डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगी। हाँ, डिस्क्लोजर, सॉरी मैम, आपको लेट हो गया। और आप, मैं माफी चाहूंगा आपसे कि आपको बहुत सारे शेयरों पे अपडेट्स पर डिस्कस नहीं कर पाया आज, थोड़ा सा वो शुगर के चक्कर में रह गया। कोई बात, आज कल डिस्कस कर लेंगे। जिन भी स्टॉक्स में टारगेट हो गए हैं, आप अपनी समझदारी से अपने रिस्क एपेटाइट, क्योंकि मेरा पहला टारगेट 15% का होता है, तो कुछ में सेकंड भी हुए, आप अपनी समझदारी से अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। वाइल आई एम साइनिंग ऑफ, तो ग्रो पर अपडेट जरूर दे देती हूँ। ग्रो 170 पर रेकमेंड किया था आपकी वजह से, आपने उसको हाईलाइट किया था बार बार, इसलिए तो 210 का टारगेट उस पर आया है। इट्स लाइक 22%। आप चाहे तो आधा बुक कर लो, दोबारा खरीदने की मौका मिले तो खरीदो लगभग 190 पर मिले तो, अदरवाइज आधी क्वांटिटी 240-50 के रेंज के टारगेट के लिए होल्ड करके जाना। जाते जाते जेपी पार का टारगेट हो गया है, बहुत सारे हैं। जेपी पार अभी हुआ है 18 का, लेकिन होल्ड बुक मत करो, कैरी करो उसको 19 और 22-25 के टारगेट के लिए। ऑल दिस थिंग्स, जितने भी स्टॉक्स पे मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, या फिर हमारे मेंबर्स के पास इक्विटी रिकमेंडेशन पर हो सकते हैं कॉमन स्टॉक्स। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो रेकमेंड किया गया है, तो ये एक डिस्क्लोजर फ्रॉम माय साइड। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करिए। सेबी के द्वारा या NISM सर्टिफिकेट किसी भी तरह से कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी, कभी भी गारंटेड प्रॉफिट की बात नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केट। थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।